नमस्कार दोस्तों, क्रीसेंट एजुकेशन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। उम्मीद करते हैं सभी लोग हेल्दी हैं और अच्छी प्रिपरेशन आपकी चल रही होगी। दोस्तों 18 अगस्त को आपका एग्ज़ाम है, कुछ समय आपके पास रह गया है। हमारा पूरा प्रयास है दोस्तों कि आपकी पूरी मदद की जाए, आपके कॉन्फिडेंस को एट हाई लेवल पर दोस्तों ले जाया जाए और इसमें उत्तराखंड एलटी एग्ज़ाम क्रैकर आपका ज़रूर मदद कर रहा होगा। आज हम आपके लिए दोस्तों एक और मैराथन क्लास लेकर आए हैं जो कि यूनिट 3 पर दोस्तों आधारित है। यहाँ पर आपको 140 से ज़्यादा दोस्तों प्रश्न देखने को मिलेंगे। ऐसे प्रश्न दोस्तों आपके आने की पूरी संभावना रहेगी परीक्षा में। तो इस पार्ट को पूरा देखना है, पूरी क्लास हमेशा देखा करो, तभी जाके 100% बेनिफिट मिलेगा। और कितने प्रश्न आपके सही हुए, कितने आपका स्कोर रहा, वो ज़रूर बताइएगा। तो चलिए दोस्तों, आज की क्लास को हम स्टार्ट करेंगे विदाउट एनी डिले। तो चलिए स्टार्ट करेंगे। तो दोस्तों आज हम पढ़ने वाले हैं एक और मैराथन क्लास, मॉडल पेपर है 16। तो चलिए स्टार्ट करेंगे। हालांकि एग्ज़ाम क्रैकर की दोस्तों 14 नंबर की एक क्लास है, तो एक एक करके दोस्तों इन प्रश्नों को आप सॉल्व करते चले जाइए। बताइए कि भाई इसका क्या आंसर रहेगा। किस तकनीकों में मशीन का प्रयोग ना करके शिक्षण और अधिगम के मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों का प्रयोग किया जाता है। कोमल शिल्प तकनीक, कठोर शिल्प तकनीक, प्रणाली विश्लेषण तकनीक या फिर उपयोगिता विश्लेषण। इन विच टेक्निक इंस्टेड ऑफ यूजिंग मशीन साइकोलॉजिकल प्रिंसिपल ऑफ टीचिंग एंड लर्निंग आर यूज। तो कौन सी टेक्निक है दोस्तों? ये सॉफ्ट क्राफ्ट टेक्निक है, हार्ड क्राफ्ट टेक्निक है, सिस्टम एनालिसिस है या फिर यूटिलिटी एनालिसिस है। तो इसका राइट ऑप्शन दोस्तों क्या हो जाएगा? इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा कोमल शिल्प तकनीक, यानी कि सॉफ्टवेयर उपागम आप इसको कह सकते हैं। तो सॉफ्टवेयर जो टेक्निक्स होती है दोस्तों, इसमें आप मशीनों का प्रयोग ना करके आप शिक्षण और अधिगम के मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों का प्रयोग दोस्तों इसमें करते हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे। इलेक्ट्रॉनिक मेल यानी कि ईमेल की शुरुआत किस वर्ष में दोस्तों हुई थी? 1970 में, 71 में, 72 में या फिर 78 में? तो इलेक्ट्रॉनिक मेल दोस्तों, ईमेल आपका स्टार्ट हुआ था 1971 में। तो इसका राइट ऑप्शन दोस्तों कितना हो जाएगा? 1971। कुछ बच्चे दोस्तों यहाँ पर 1972 बोले थे, मैं आपको करेक्ट करना चाहूँगा। 1972 नहीं है, 1971 इसका राइट आंसर है। तो इसको आप करेक्ट कर लीजिएगा। अगर हमने कहीं पर भी गलती से 1972 दिया है तो आप उसको 1971 कर लीजिएगा। मैं आपको यहाँ पर क्लियरली बता रहा हूँ। तो 1971 इज करेक्ट। अगला देखेंगे। वर्ष 1999 में किसके द्वारा ब्लॉग शब्द का प्रयोग अपनी निजी वेबसाइट पर किया गया था? ब्लॉगर की हम जब बात करते हैं तो हु यूज द वर्ड ब्लॉग इन हिज पर्सनल वेबसाइट इन द ईयर 1999? कोहलबर्ग हैं, एमजी स्टेन हैं, विंडकर्फ हैं या फिर पीटर मरहोल्ज? तो राइट ऑप्शन दोस्तों हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, पीटर मरहोल्ज थे। इनके द्वारा वर्ष 1999 में सबसे पहले ब्लॉग का शब्द अपनी निजी वेबसाइट पर दोस्तों प्रयोग किया गया था। तो ब्लॉग शब्द का प्रयोग अपनी निजी वेबसाइट पर सबसे पहले पीटर मलहोज के द्वारा दोस्तों किया गया था 1999 में। अगला देखेंगे। किसके अनुसार प्रशिक्षण समूह अचानक से उत्पन्न हुआ? जो आलेखों में उन्हीं व्यक्तियों के समक्ष वाद विवाद का निरीक्षण किया गया है। तो किसके अनुसार प्रशिक्षण समूह अचानक से उत्पन्न हुआ? जो आलेखों का उन्हीं व्यक्तियों के समक्ष वाद विवाद का निरीक्षण किया गया है। ये डीजी रायन है, बेने है, बीएफ स्किनर या फिर नेट फ्लेंडर्स? सो राइट ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, बेने या बिनेट आप कह सकते हैं। ठीक है। तो प्रशिक्षण समूह अचानक से उत्पन्न हुआ जो आलेखों का उन्हीं व्यक्तियों के समक्ष वाद विवाद का निरीक्षण किया गया है। अगला देखेंगे। यहाँ पर एडुसेट या जी सेट शैक्षिक उपग्रह का विकास एवं निर्माण किस भारतीय संस्था के द्वारा किया गया? एडुसेट या जी सेट 3 जो भारत का पहला शैक्षिक उपग्रह है, इसका विकास और निर्माण किस भारतीय संस्थान के द्वारा किया गया? भाभा के द्वारा या फिर डीआरडीओ के द्वारा, इसरो के द्वारा या फिर सीडेक के द्वारा? तो इसका राइट ऑप्शन दोस्तों हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इसरो के द्वारा। ठीक है। इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है, इसके द्वारा दोस्तों जो जी सेट 3 है या एडुसेट 3 है जो कि भारत का पहला शैक्षिक उपग्रह है दोस्तों, इसका विकास, इसका निर्माण इसरो के द्वारा दोस्तों किया गया। अगला देखेंगे। कंप्यूटर सहायक अधिगम के संबंध में कौन सा कथन गलत है? संवेगों का अभिमूल्यन है, एप्रिसिएशन ऑफ इमोशंस, व्यक्तिगत अनुदेशन अधिगम, इंडिविजुअल इंस्ट्रक्शन लर्निंग, विद्यार्थी क्रमिक पुनः प्राप्ति प्रक्रिया सीखते हैं, स्टूडेंट लर्न सीक्वेंशियल रिट्राइवल प्रोसेस, या फिर तात्कालिक पृष्ठपोषण यानी कि इमीडिएट सपोर्ट?
तो आप इसमें सिंपली देख सकते हैं कंप्यूटर असिस्टेड लर्निंग में दोस्तों आपका इमोशंस से कोई भी इसका संबंध नहीं है, संवेगों का भी मूल्यन यह इसका गलत है। तो बेसिकली इसमें आपको व्यक्तिगत अनुदेशन मिलेगा, आपको तुरंत फीडबैक मिलेगा, तात्कालिक पोषण मिलेगा, ठीक है, क्रमिक पुनः प्राप्ति की प्रक्रिया आपको देखने की मिलेगी, यानी कि सिक्वेंशियल रिट्राइवल प्रोसेस देखने को मिलेगी। बट एप्रिशिएशन ऑफ इमोशंस इज राइट, नॉट राइट। ओके, अगला देखेंगे, निम्न में से किसके अनुसार शिक्षण मॉडल विशिष्ट शिक्षण रणनीति है जो विशिष्ट निर्देशात्मक लक्ष्यों को महसूस करने में मदद करती है? तो एर्गन है, जॉइस एंड व्हील्स है, एडम्स है या फिर मॉरिसन है। शिक्षण मॉडल के बारे में दोस्तों ये डेफिनेशन है, टीचिंग मॉडल इज अ स्पेसिफिक टीचिंग स्ट्रैटेजी दैट हेल्प इन रियलाइजिंग स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शनल गोल। सो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों एर्गन के द्वारा ये डेफिनेशन दोस्तों दी गई है शिक्षण मॉडल के संबंध में, यानी कि जो शिक्षण के प्रतिमान है उसके संदर्भ में। उसको ध्यान रखिएगा, जो शिक्षण मॉडल है वो विशिष्ट शिक्षण रणनीति है जो विशिष्ट निर्देशात्मक लक्ष्यों को महसूस करने में मदद करती है। अगला देखेंगे, उच्च शिक्षा में आईसीटी के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? सबसे पहले, इसे दूरवर्ती स्थानों में पढ़ाई की गुणवत्ता बढ़ाई जा सकती है। यह उपग्रह और अन्य माध्यमों द्वारा पाठ्यक्रम वितरण के साथ दूरस्थ शिक्षा में सहायक होता है। तो उच्च शिक्षा में आईसीटी के संदर्भ में आपने बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है, यानी कि इससे आप क्वालिटी ऑफ एजुकेशन इन द रिमोट प्लेस कैन बी इंक्रीज एंड इट सपोर्ट डिस्टेंस एजुकेशन विद कोर्स डिलीवरी थ्रू सैटेलाइट एंड अदर मीन्स। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि दोनों के दोनों करेक्ट है। अगर आप उच्च शिक्षा में दोस्तों आप आईसीटी का प्रयोग करते हैं तो इससे आप दूरस्थ स्थानों में पढ़ाई की जो क्वालिटी है उसको बढ़ा सकते हैं, और साथ ही साथ यह उपग्रह और अन्य माध्यमों के द्वारा पाठ्यक्रम वितरण के संग दूरस्थ शिक्षा में सहायक होता है। तो बिल्कुल करेक्ट है। अगला देखेंगे, टीम शिक्षण विधि में शिक्षक छात्रों की किस क्रिया का मूल्यांकन करते हैं? योजना निर्माण, शिक्षार्थी के क्रियान्वयन, शिक्षार्थियों का समूह में सीखना या फिर उपरोक्त सभी। तो इन टीम टीचिंग मेथड विच एक्शन ऑफ द स्टूडेंट्स इज इवेल्यूटेड बाय द टीचर्स? प्लानिंग मेकिंग, लर्नर इम्प्लीमेंटेशन, ग्रुप लर्निंग या फिर ऑल ऑफ द अबव। सो राइट ऑप्शन विल बी ऑल ऑफ द अबव। ठीक है, तो ऑल ऑफ द अबव यानी कि उपरोक्त सभी क्रियाओं का दोस्तों यहाँ पर मूल्यांकन किया जाता है, चाहे आपका प्लानिंग मेकिंग है या फिर लर्नर इम्प्लीमेंटेशन है, समूह में सीखना, ग्रुप लर्निंग, इन सभी का मूल्यांकन किया जाता है। ठीक है, टीम शिक्षण या फिर समूह शिक्षण या फिर टोली शिक्षण जिसको कहते हैं। पीपीटी एक शक्तिशाली उपयोग में आसान प्रेजेंटेशन ग्राफिक सॉफ्टवेयर प्रोग्राम है। यह किसे बनाने की अनुमति देता है? पीपीटी आपने देखा होगा दोस्तों, पीपीटी पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन जो आप देते हैं, ये दोस्तों एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट पावरफुल टूल है आज के ज़माने में, जिसकी मदद से आप क्या कर सकते हैं, प्रेजेंट कर सकते हैं। अब देखिए जो मैं भी पढ़ा रहा हूँ ये भी एक आपका पीपीटी है, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन है। इसकी मदद से दोस्तों ये आपको दिख रहा होगा कि किस तरह से मैं स्लाइड्स को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। ठीक है, तो इसका राइट ऑप्शन दोस्तों क्या हो जाएगा? इट विल बी, राइट ऑप्शन विल बी बी, यानी कि आप एक तरह से इलेक्ट्रॉनिक स्लाइड शो को दोस्तों क्या कर सकते हैं, इसमें प्रेजेंट कर सकते हैं। तो इलेक्ट्रॉनिक स्लाइड शो, तो पीपीटी इज अ पावरफुल इजी टू यूज प्रेजेंटेशन ग्राफिक सॉफ्टवेयर प्रोग्राम अलाउंग इट टू क्रिएट, ये क्या अलाउ क्रिएट करता है? एक स्लाइड शो, यानी कि आपकी जो इलेक्ट्रॉनिक स्लाइड शो है उसको दोस्तों क्या करता है, ये बनाने की अनुमति देता है। अगला देखेंगे, निम्न में से कौन सा शिक्षण के श्रव्य साधन हैं? ठीक है, ऑडियो मीन्स ऑफ टीचिंग। तो ऑडियो मीन्स ऑफ टीचिंग में रेडियो प्रसारण, ग्रामोफोन, डिजिटल ऑडियो प्लेयर, उपरोक्त सभी, ये सभी दोस्तों आपके क्या है, रेडियो ब्रॉडकास्टिंग की बात करें, ग्रामोफोन करें, डिजिटल ऑडियो प्लेयर हैं, तो यहाँ पर आप अपनी श्रवण इंद्रियों का प्रयोग करते हैं। तो बेसिकली ये क्या है, सारे के सारे श्रव्य साधन हैं, ये आपके ऑडियो एड्स हैं। ऑल ऑफ द अबव इज द राइट ऑप्शन। अगला देखेंगे, निम्न में से कौन सा शिक्षण के स्तरों के आधार पर शिक्षण का प्रकार नहीं है? तो आपने देखा होगा द लेवल्स ऑफ टीचिंग में दोस्तों आपका प्रदर्शन स्तर, बोध स्तर, स्मृति स्तर, चिंतन स्तर। सो वी नो दैट कि दोस्तों मेमोरी लेवल होता है, अंडरस्टैंडिंग लेवल होता है, रिफ्लेक्टिव लेवल होता है, थिंकिंग स्तर या फिर आप थिंकिंग लेवल होता है, बट प्रदर्शन स्तर कोई भी स्तर नहीं होता है। ए वाला क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। ठीक, सो ए ऑप्शन इज करेक्ट। तो शिक्षण के स्तर सभी आपको दोस्तों पढ़ाया गया है। अगला देखेंगे, एर्गन ने शिक्षण के मॉडल को कब प्रतिपादित किया? अभी एर्गन की हमने डेफिनेशन पढ़ी थी, तो इन्होंने शिक्षण का मॉडल या मॉडल ऑफ टीचिंग कब दिया था? 75, 77, 79, 81। सो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी,
79 में दोस्तों इनके द्वारा जो शिक्षण के मॉडल है इसको प्रतिपादित किया गया। अगला देखेंगे, किस विधि द्वारा ऑडियो वीडियो टेप की प्रस्तुति परंपरागत पुस्तक की तुलना में ज़्यादा प्रभावोत्पादक और शीघ्र पहुंच वाली होती है। यानी कि जब हम ऑडियो वीडियो को प्रेजेंट करते हैं तो वो टेप कब ज़्यादा इफेक्टिव होगा या मोर इजीली एक्सेसिबल होगा देन ट्रेडिशनल बुक। कंप्यूटर सहायता प्राप्त शिक्षण विधि, संगणक आधारित निर्देशिका विधि, क और ख दोनों, या फिर कंप्यूटर बेस्ड सोशल साइंस मेथड। सो कंप्यूटर एडेड लर्निंग मेथड, कंप्यूटर बेस्ड डायरेक्शनरी मेथड, या फिर बोथ ए और बी। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा कंप्यूटर एडेड लर्निंग मेथड। यानी बेसिकली अगर आप कंप्यूटर सहायता प्राप्त शिक्षण विधि का प्रयोग करेंगे तो इस केस में जो ऑडियो वीडियो टेप की अगर आप प्रेजेंटेशन देंगे तो परंपरागत पुस्तक की तुलना में ज़्यादा प्रभावी होगी और इजीली एक्सेसिबल होगी। ठीक है, तो अगला देखेंगे क्वेश्चन नंबर 15। मुख्य रूप से डिजिटल ई बुक्स एवं पत्रिकाओं को पढ़ने के उद्देश्य से किसका डिज़ाइन किया गया है? ई रीडिंग, ई डिवाइस, संकल्प ऐप या फिर इनमें से कोई नहीं। तो डिजिटल ई बुक्स और पत्रिकाओं को पढ़ने के लिए दोस्तों किसको डिज़ाइन किया गया है? ई रीडिंग को दोस्तों डिफाइन किया गया है या डिज़ाइन किया गया है। इलेक्ट्रॉनिक रीडिंग है, इसको दोस्तों डिफाइन किया गया है या डिज़ाइन किया गया है ई बुक्स और ई पत्रिकाओं को पढ़ने के उद्देश्य से। अगला देखेंगे, पाठ योजना में आईसीटी के किस चरण में ऑनलाइन क्विज, सर्वेक्षण व स्व मूल्यांकन जैसी गतिविधियों को शामिल किया जाता है? फीडबैक तंत्र, मूल्यांकन उपकरण, इंटरैक्टिव प्रस्तुतियां या फिर सहयोगपूर्ण सीखना। तो इन विच फेज ऑफ आईसीटी लाइक ऑनलाइन क्विज है, सर्वे है, सेल्फ असेसमेंट है, इसको इंक्लूड किया जाता है? तो ये दोस्तों आपका किस में किया जाता है दोस्तों? ये आपके मूल्यांकन उपकरण में यूज़ किया जाता है। यानी कि जब आप इवैल्यूएशन टूल है तो एज ए इवैल्यूएशन टूल में आप ऑनलाइन क्विज है, सर्वे है, सेल्फ असेसमेंट है, इसको आप इंक्लूड करते हैं ना लेसन प्लान सो इवैल्यूएशन टूल पे। ठीक है, अगला देखेंगे, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर नॉलेज शेयरिंग यानी कि दीक्षा ऐप। ओके, तो डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर नॉलेज शेयरिंग ऐप किस वर्ष भारत सरकार द्वारा शुरू किया गया? तो दीक्षा ऐप किस वर्ष में भारत सरकार के द्वारा स्टार्ट किया गया? तो 2017, 2018, 15 या फिर 19। सो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों 2017। 5 सितंबर 2017 को दोस्तों जो दीक्षा ऐप है इसको भारत सरकार के द्वारा दोस्तों स्टार्ट किया गया था। ठीक है, तो इसका राइट ऑप्शन दोस्तों क्या हो जाएगा? डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर नॉलेज शेयरिंग ऐप। ये दोस्तों आपका पूरी तरह से फ्री है दोस्तों ये। तो बेसिकली इसका जो स्टार्टिंग है वो आपकी इस ऐप को 5 सितंबर 2017 को स्टार्ट किया गया था। अगला देखेंगे, किस सर्वे साधन का उपयोग निदानात्मक और उपचारात्मक दोनों ही शिक्षण विधियों में प्रयुक्त किया जाता है? तो टेप प्रसारण है, रेडियो टेप रिकॉर्डर है, रेडियो प्रसारण है, डिजिटल ऑडियो प्लेयर है या फिर ग्रामोफोन है। तो इनमें से कौन सा एक ऐसा ऑडियो एड है जो कि डायग्नोस्टिक और रेमेडियल टीचिंग दोनों में यूज़ होता है? इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा, ये पहले भी हमने करवाया दोस्तों, जो टेप रिकॉर्डर है इसका प्रयोग दोनों में किया जा सकता है। इसका आप डायग्नोस्टिक एज वेल एज रेमेडियल टीचिंग मेथड्स दोनों में दोस्तों इसका प्रयोग कर सकते हैं। अगला देखेंगे, शैक्षिक प्रौद्योगिकी को और किस नाम से जाना जाता है? एडमेट, एडटेक, एडसेट, एडमेक। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा एजुकेशनल टेक्नोलॉजी, एडटेक। सो बी ऑप्शन इज राइट। अगला देखेंगे, यदि कोई व्यक्ति ब्लॉगर हो या अपने विचारों अनुभव को साझा करना चाहता हो तो उसे किसका होना आवश्यक है? वेबसाइट, इंटरनेट, व्हाट्सएप या फिर कोई नहीं? तो इसके लिए दोस्तों क्या है कि वेबसाइट का होना दोस्तों अति आवश्यक है। ठीक है, अब कोई कहेगा प्राइमरी तौर पे इंटरनेट, तो देखिए इंटरनेट की हम यहाँ पर बात नहीं करें, इतना भी पीछे नहीं जाना है। अब इंटरनेट की बात की जाएगी तो उससे पीछे पे कंप्यूटर भी चाहिए होगा या आपका मोबाइल भी चाहिए होगा, उस हिसाब से नहीं। जो इस समय पर सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है वो क्या है? वेबसाइट। तो पहले वेबसाइट होनी चाहिए, बाकी सब चीज़ें तो ठीक है। तो वेबसाइट में ही वो अपने क्या करेगा? अपने विचार और अनुभवों को साझा कर पाएगा। ठीक है, क्योंकि वेबसाइट है वहीं पे ब्लॉग लिखे जाते हैं। ठीक, इस तरह से किस शिक्षण विधि को द्वितीय विश्व युद्ध के समय पे अमेरिकी सेना को प्रशिक्षण देने के लिए शुरू किया गया था? तो देखिए उस समय पर दोस्तों क्या शुरू किया गया था? टीम टीचिंग यानी कि समूह शिक्षण दोस्तों स्टार्ट किया गया था। तो ये दोस्तों जब आपका सेकेंड वर्ल्ड वॉर चल रहा था तो ड्यूरिंग सेकेंड वर्ल्ड वॉर तो अमेरिकन आर्मी को ट्रेन करने के लिए दोस्तों टीम टीचिंग उस समय पर स्टार्ट की गई थी। बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला देखिए, कौन सा दोस्तों दृश्य साधन है यानी कि कौन सा विजुअल एड्स है? स्लाइड्स, ग्रामोफोन, फोनोग्राफ रिकॉर्ड्स, मैग्नेटिक टेप रिकॉर्ड्स। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा वेरी सिंपल, स्लाइड्स। स्लाइड्स आपके दोस्तों क्या है? यहाँ पर दृश्य साधन है, क्योंकि यहाँ पर हम अपनी दृश्य इंद्रियों का प्रयोग दोस्तों करते हैं, यानी आंखों का प्रयोग करते हैं।
शिक्षण में डिजिटल टेक्नोलॉजी का उपयोग का मुख्य लाभ क्या है? कम लागत है, शिक्षण सामग्री की उपलब्धता, समय की बचत या फिर केवल मनोरंजन? इसका राइट ऑप्शन दोस्तों क्या हो जाएगा? इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा अवेलेबिलिटी ऑफ टीचिंग मटेरियल। आप देख सकते हैं कि दोस्तों जब डिजिटल टेक्नोलॉजी आप यूज़ करें तो आप कितना सारा जो आपके पास मटेरियल है वो अवेलेबल है। पहले अवेलेबल नहीं हुआ करता था हर चीज़ हार्ड कॉपी में, तो इस समय पर अवेलेबिलिटी ऑफ टीचिंग मटेरियल इज़ अ बिगेस्ट एडवांटेज ऑफ डिजिटल टेक्नोलॉजी इन टीचिंग। अगला देखेंगे, लुम्सडेन के अनुसार शिक्षा तकनीकी को कौन कौन से उपागम सही हैं? हार्डवेयर सॉफ्टवेयर जनरल, हार्डवेयर सॉफ्टवेयर सिस्टम, हार्डवेयर मल्टीपल सिस्टम, हार्डवेयर मल्टीपल जनरल। तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? हार्डवेयर अप्रोच, सॉफ्टवेयर अप्रोच एंड सिस्टम अप्रोच। तो लुम्सडेन है, लुम्सडेन के द्वारा दोस्तों जो शैक्षिक तकनीकी है उसको डिवाइड किया गया हार्डवेयर सॉफ्टवेयर एंड सिस्टम अप्रोच में। अगला देखेंगे क्वेश्चन नंबर 25, दल शिक्षण में दल क्या है? यानी कि टीम टीचिंग में टीम किसकी है? अध्यापकों की जो शिक्षण योजना को तैयार करता है उसका क्रियान्वयन करता है, छात्रों की टीम है जो शिक्षण योजना को तैयार उसका क्रियान्वयन करते हैं, अध्यापकों छात्रों का या फिर शिक्षण योजना को तैयार उसका क्रियान्वयन करते हैं, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो टीम टीचिंग में टीम किसकी होती है? टीचर्स की। यहाँ पर टीचर्स क्या होते हैं? हु प्रिपेयर अ टीचिंग प्लान एंड इम्प्लीमेंट इट। बेसिकली क्या होता है टीम टीचिंग में? क्या होते हैं कि आपका छात्रों का एक समूह होता है, उसको दो या दो से अधिक टीचर क्या करते हैं? पढ़ाते हैं। तो यहाँ पर टीम टीचिंग में आपका टीचर्स का क्या होगा? दल होगा जो कि पढ़ाएगा, जो कि यहाँ पर शिक्षण योजना को तैयार करेगा और उसको इम्प्लीमेंट करेगा। अगला देखेंगे, नेटफ्लिंडर्स के द्वारा प्रतिपादित अंतःक्रिया विश्लेषण तकनीक को बेहतर बनाने हेतु प्रयोग में लाया जाता है। शाब्दिक व्यवहार, अशाब्दिक व्यवहार या फिर क दोनों में से कोई नहीं। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों, राइट ऑप्शन हो जाएगा शाब्दिक व्यवहार, वर्बल बिहेवियर। तो ध्यान रखना है कि दोस्तों जो इंटरेक्शन एनालिसिस टेक्निक है विच वाज प्रपोज्ड बाय नेटफ्लिंडर, सो इज यूज्ड टू इम्प्रूव इट द वर्बल बिहेवियर। शाब्दिक व्यवहार को बेहतर बनाने हेतु दोस्तों इसको प्रयोग में लाया जाता है फ्लेंडर के द्वारा। तो फ्लेंडर का अंतःक्रिया विश्लेषण बहुत इंपॉर्टेंट दोस्तों है, ठीक है? तो इसको बिल्कुल अच्छे से ध्यान में रखिएगा क्योंकि ये स्पेसिफिकली आपके कोर्स में दिया गया है। ऑफलाइन शिक्षण संबंधी कौन से कथन आपने असत्य बताने हैं? शिक्षक और शिक्षकों के मध्य संपर्क का अभाव, लैक ऑफ कम्युनिकेशन बिटवीन टीचर्स एंड टीचर्स, ओके। देश के किसी भाग में घर में बैठे शिक्षण संभव, और शिक्षार्थी और शिक्षक के मध्य में प्रत्यक्ष संवाद संभव। तो आपके बताने की कौन सा ट्रू नहीं है, ठीक है? तो आप इसमें देख सकते हैं क्लियरली जो सेकंड वाला है वो तो बिल्कुल भी ट्रू नहीं है, और इसके अलावा दोस्तों आप देख सकते हैं कि जो पहला वाला है वो भी आपका सत्य है। यानी कि अगर ऑफलाइन शिक्षण के बाद में बात करें तो शिक्षकों और शिक्षक के बीच में लैक ऑफ कम्युनिकेशन बिटवीन टीचर्स एंड स्टूडेंट होना चाहिए वैसे। तो बेसिकली क्या होता है ऑफलाइन टीचिंग में? क्या होता है जब आप सिंपल सी बात है कि जब आप सामने सामने बैठ के पढ़ाते हैं तो उसमें क्या होता है कि शिक्षक और स्टूडेंट्स के बीच में क्या होता है? संपर्क रहता है, अभाव नहीं रहता। दिस इज नॉट लैक ऑफ कम्युनिकेशन, दिस इज अ प्रॉपर कम्युनिकेशन बिटवीन टीचर्स एंड स्टूडेंट्स। अब दूसरा वाला है कि देश के किसी भी भाग पर घर बैठे शिक्षण संभव पॉसिबल नहीं है। जब आप ऑफलाइन टीचिंग करते हैं तो ऑफलाइन में आपको जाना पड़ता है किसी इंस्टीट्यूट में या फिर किसी जगह पे या किसी कमरे पे, तो वहाँ पर आप ये पॉसिबल नहीं है कि आप घर में बैठे, वो ऑनलाइन में ही पॉसिबल है। इसके अलावा शिक्षार्थी और शिक्षक के मध्य जो प्रत्यक्ष संवाद है वो संभव है, वो बिल्कुल होता है। तीसरा वाला तो करेक्ट है, ठीक है? तो यही होना चाहिए। इसके बाद अगला देखेंगे, ऑनलाइन मूल्यांकन के उपकरणों के अंतर्गत किसे शामिल किया जाता है? ई पोर्टफोलियो, रूब्रिक्स, संकल्पना मानचित्र या फिर ये सभी? तो ऑनलाइन मूल्यांकन उपकरणों में दोस्तों इन सभी का प्रयोग किया जाता है। ऑल ऑफ दीज आर करेक्ट। ई पोर्टफोलियो है, रूब्रिक्स है या फिर कॉन्सेप्ट मैप्स हैं, ऑल आर यूज्ड इन असेसमेंट, ऑनलाइन असेसमेंट टूल्स। अगला देखेंगे, किस तकनीक का उपयोग शिक्षकों और छात्रों के बीच संवाद को बेहतर बनाने के लिए किया जाता है? व्हाट्सएप, ईमेल, ऑनलाइन फोरम या फिर सभी? तो किस टेक्निक से शिक्षक और छात्रों के बीच में जो कम्युनिकेशन है उसको बेटर बनाया जा सकता है? तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा सभी इस समय पे करेक्ट है, चाहे व्हाट्सएप है, चाहे ईमेल है, चाहे ऑनलाइन फोरम है। ये सभी ऐसी टेक्निक है जिससे कि आप टीचर्स और स्टूडेंट के बीच के कम्युनिकेशन को आप इम्प्रूव कर सकते हैं। अगला देखेंगे, मास्टर ऑफ लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम, ठीक है? तो LMS जो सिस्टम होता है मास्टरिंग, इससे क्या मतलब है? एक प्रकार की पुस्तक है, एक ऑनलाइन शिक्षण प्लेटफॉर्म है, केवल कक्षाओं की पढ़ाई है या फिर शारीरिक गतिविधियां हैं? तो ये दोस्तों आपका क्या है? एक ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म है, ठीक है? मास्टर ऑफ लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम,
तो ये आपका LMS सिस्टम जो होते हैं बेसिकली क्या होता है कि ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म होते हैं जहाँ पर बच्चा क्या कर सकता है, लर्न कर सकता है। ठीक है, तो LMS सिस्टम यानी कि लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम, तो यहाँ पर भी बेसिकली जैसे आप एप्लीकेशन में पढ़ते हैं वैसे ही क्या होते हैं आपके लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम होते हैं। यहाँ पर भी क्या होता है कोर्स टीचर्स होते हैं वो लॉन्च करते हैं, तो जहाँ पर एक क्या होता है कि यहाँ पर आपका एक ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म बच्चों को यहाँ पर देखने को मिलता है। ठीक है, अगला देखेंगे, किस तकनीक का उपयोग छात्रों को वास्तविक दुनिया के अनुभव प्रदान करने के लिए किया जाता है? वर्चुअल रियलिटी, ऑडियो पुस्तकें, स्लाइड शो, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन। तो अगर वास्तविक दुनिया का अनुभव प्रदान करने के लिए किस टेक्निक का दोस्तों प्रयोग किया जाता है, तो इसके लिए दोस्तों आप वर्चुअल रियलिटी का प्रयोग करते हैं। तो VR टेक्निक है, तो वर्चुअल रियलिटी का दोस्तों प्रयोग किया जाता है ताकि वास्तविक दुनिया का अनुभव छात्रों को मिल सके, तो इसलिए इस टेक्निक का प्रयोग किया जाता है। अगला देखेंगे, व्यक्तिगत अनुदेशन में निम्नलिखित में से कौन सा साधन सर्वोत्तम हो सकता है? कक्षा में पढ़ाना, कंप्यूटर समर्थित अनुदेशन, चार्ट का उपयोग करते हुए पढ़ाना या फिर रेडियो का उपयोग करते हुए पढ़ाना। तो इसमें सबसे बेस्ट कौन सा है? कंप्यूटर एडेड इंस्ट्रक्शन, यानी कि व्यक्तिगत अनुदेशन इसकी मदद से दोस्तों क्या है पॉसिबल। बाकी सब में तो आपका क्या है कि ग्रुप में ही पढ़ाते हैं लोग, तो अगर बिल्कुल इंडिविजुअल इंस्ट्रक्शन देना है, व्यक्तिगत निर्देशन देना है, तो फिर उसके बाद CAI इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, इसके बाद अगला देखेंगे कि शिक्षण अधिगम सामग्री के ई संसाधनों में से संबंधित समूह का चयन करना है। तो जो आपकी शिक्षण अधिगम सामग्री है, टीचिंग लर्निंग मटेरियल, तो उसके ई संसाधन कौन कौन से हैं? ब्लॉग, ट्विटर, यूट्यूब, फेसबुक, ब्लॉग, ग्लोब, यूट्यूब, फेसबुक, ग्लोब प्रोजेक्टर, यूट्यूब, फेसबुक, यूट्यूब, फेसबुक, ब्लॉग, ग्लोब। इसमें ग्लोब आएगा तो ग्लोब तो हो ही नहीं सकता। ठीक है, तो ई संसाधनों की बात होगी तो इसमें कौन कौन आएगा? ब्लॉग आएगा, ट्विटर आएगा, यूट्यूब आएगा, फेसबुक आएगा। तो यूट्यूब तो आप देख ही रहे हैं, फिलहाल यूट्यूब देख रहे हैं आप। ठीक है, तो इस समय पे ब्लॉग है, ट्विटर है, ब्लॉग भी आप दोस्तों जैसे वेबसाइट पे ज़्यादा दोस्तों ब्लॉग्स पढ़ते हैं बड़े बड़े। ठीक है, ट्विटर है, फेसबुक है, तो यहाँ पर आपके क्या है शिक्षण अधिगम के ई संसाधन है, यहाँ पर आपको क्या मिल जाएगा? कई सारा लर्निंग मटेरियल मिल जाता है। अगला देखेंगे, ओवरहेड प्रोजेक्टर के संदर्भ में कौन सा कथन सही है वो अपने बताना है। ओवरहेड प्रोजेक्टर समस्त प्रक्षेपित होने वाला प्रोजेक्टर है। ओवरहेड प्रोजेक्टर सबसे पहले प्रयोग इसका द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान सिपाहियों को प्रशिक्षण देने में किया गया। ओवरहेड प्रोजेक्टर द्वारा किसी विषय से संबंधित विषय वस्तु पर विभिन्न ट्रांसपेरेंसीज निर्मित होती हैं। उपरोक्त सभी, तो उपरोक्त सभी इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। ये सभी दोस्तों करेक्ट है। OHP के बारे में बिल्कुल करेक्ट है, इसको आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा, इस पर बेस क्वेश्चन आपके बन सकते हैं। पाठ्य योजना में ICT का प्रमुख चरण कौन सा होता है? सीखने के उद्देश्य की पहचान, सामग्री विकास, डिजिटल संसाधन या फिर उपरोक्त सभी। तो पाठ्य योजना में ICT में दोस्तों आपके उपरोक्त सभी आते हैं। सीखने के उद्देश्य की पहचान है, कंटेंट का डेवलपमेंट है, डिजिटल रिसोर्सेज हैं, ये सभी दोस्तों आपके ICT के प्रमुख फेजेस हैं। किस शैक्षिक तकनीक का उपयोग छात्रों को विषय को समझने में सहायता करता है? वर्चुअल रियलिटी, ई लर्निंग, ब्लैक बोर्ड या फिर पिन बोर्ड। तो किस एजुकेशनल टेक्नोलॉजी का उपयोग छात्रों को विषय समझने में मदद करता है? तो दोस्तों वो ई लर्निंग है। ठीक है, ई लर्निंग इलेक्ट्रॉनिक लर्निंग है। इससे दोस्तों जो छात्र हैं उनको इट हेल्प स्टूडेंट टू अंडरस्टैंड सब्जेक्ट्स, ठीक है, प्रॉपरली। ब्लेंडेड लर्निंग का क्या मतलब होता है? केवल कक्षाओं में पढ़ाई, ऑनलाइन और ऑफलाइन शिक्षण का मिश्रण, एक केवल वीडियो लेक्चर या फिर केवल किताबों का अध्ययन। ब्लेंडेड का मतलब एक तरह का मिश्रण। ठीक है, तो ऑनलाइन और ऑफलाइन शिक्षण का दोस्तों जो मिश्रण होता है उसको हम ब्लेंडेड लर्निंग भी बोल सकते हैं। तो मिक्स ऑफ ऑनलाइन एंड ऑफलाइन लर्निंग। ओके, अगला देखेंगे, एडुसेट किस संस्था के द्वारा विकसित किया गया? सो वी ऑल नो दैट इसरो के द्वारा दोस्तों ये विकसित किया गया। अगला देखेंगे, स्टिमुलेटेड सामाजिक कौशल प्रशिक्षण यानी कि स्टिमुलेटेड SSST, ठीक है ना। तो स्टिमुलेटेड सामाजिक कौशल प्रशिक्षण के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? स्टिमुलेटेड सामाजिक कौशल प्रशिक्षण तकनीक को क्रुकसैंक ने विकसित किया। प्रशिक्षण की ये सिमुलॉन तकनीक कृत्रिम स्थिति में कुछ व्यवहारों को प्रेरित करने के लिए है। इसके बाद यह तकनीक में एक छात्र और शिक्षक को एक शिक्षक के रूप में, एक छात्र के रूप में, एक पर्यवेक्षक के रूप में कई भूमिकाएं निभानी पड़ती हैं। तो उपरोक्त सभी, तो दोस्तों ये आपका जो बिल्कुल करेक्ट है दोस्तों, ये सारी भी सभी। सो this stimulated techniques of training is to induce certain behavior in an artificial situation, बिल्कुल करेक्ट है। and in this technique a student teacher have to play many role as a teacher, as a student, as an observer, ठीक है। सो क्रुकसैंक के द्वारा इसको डेवलप किया गया था। इसके बाद अगला देखेंगे, प्रणाली उपागम में अनुदेशन के लिए पाठ्यचर्या उदाहरण है। अदा का, प्रदा का, प्रतिक्रिया का, वातावरण का, इनपुट आउटपुट, इसके अलावा रिस्पॉन्स एंड एनवायरनमेंट, ठीक है। तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? सिस्टम अप्रोच द करिकुलम फॉर इंस्ट्रक्शन इज एन एग्जांपल ऑफ
इट इज एन एग्जाम्पल ऑफ इनपुट। ठीक है, अदा का मतलब हो गया कि आपका इनपुट है। ठीक है, दिस इज नोन एज अदा का मतलब हो गया इनपुट। ठीक है, तो बेसिकली जो आपका सिस्टम अप्रोच है इसमें अनुदेशन यानी कि इंस्ट्रक्शन के लिए जो पाठ्यचर्या है या फिर करिकुलम है वो इनपुट का एग्जाम्पल है। ठीक है, यहाँ पर आपके इंग्लिश में थोड़ा सा इसको गलत तरीके से प्रेजेंट करेगा, दिस इज इनपुट, इनपुट का एग्जाम्पल है। ठीक है, अगला देखेंगे, ज्ञान दर्शन चैनल का संचालन किस संस्था के द्वारा किया जाता है? ज्ञान दर्शन, NIOS, इसरो, इग्नू या फिर UGC। तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ज्ञान दर्शन दोस्तों इग्नू के द्वारा चलाया जाता है। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय इग्नू के द्वारा दोस्तों ये चलाए जाने वाला कार्यक्रम है, यह संस्था के द्वारा दोस्तों इसका संचालन किया जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट है, ज्ञान दर्शन याद रखिएगा। ठीक है, वह विधि जिसमें कंप्यूटर छात्रों के संग संग छात्रों के प्रदर्शन का आकलन करता है, साथ ही कंप्यूटर को निर्देश भी दे सकता है। तो ये क्या है? ड्रिल है, शिक्षकीय कार्यक्रम है, अनुरूपक है या फिर सहयोगात्मक अधिगम है। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सिमुलेटर, अनुरूपक। वह विधि जिसमें कंप्यूटर छात्रों के साथ साथ छात्रों के प्रदर्शन को भी असेस करता है, साथ ही साथ कंप्यूटर को भी निर्देश करता है, तो उसको अनुरूपक या सिमुलेटर के रूप में बोला जाता है। अगला देखेंगे, शिक्षण में निम्न में से किसके उपयोग से अधिगम में सभी उद्देश्य यथा ज्ञानात्मक, भावात्मक, क्रियात्मक की प्राप्ति की जा सकती है? तो रेडियो, रेखाचित्र, प्रतिमान या फिर भाषा प्रयोगशाला। तो अगर आपको तीनों की प्राप्ति करनी है तो इसके लिए भाषा प्रयोगशाला, लैंग्वेज लेबोरेटरी इज द बेस्ट मीडियम। तो शिक्षण में आप इसका अगर आप प्रयोग करेंगे तो अधिगम के सभी उद्देश्य आप प्राप्त कर सकते हैं, ज्ञानात्मक, भावात्मक और क्रियात्मक। तो भाषा प्रयोगशाला यानी कि लैंग्वेज लेबोरेटरी। निम्नलिखित में से कौन सी तकनीक कंप्यूटर अनुदेशन के क्रियान्वयन हेतु उपयोगी नहीं है? हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, कोर्सवेयर, प्रशिक्षण मनोविज्ञान टेक्निक। तो इसका राइट ऑप्शन दोस्तों क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, प्रशिक्षण मनोविज्ञान जो टेक्निक है यानी कि ट्रेनिंग साइकोलॉजी टेक्निक, इट इज़ नॉट यूजफुल फॉर इम्प्लीमेंटिंग कंप्यूटर इंस्ट्रक्शन। तो हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, कोर्सवेयर टेक्निक इसके लिए करेक्ट है, या सिस्टम। ठीक है, अगला देखेंगे, कंप्यूटर सहायक अधिगम का निम्नलिखित में से कौन सी एक सीमा है? स्व अनुदेशन, व्यक्तिगत अनुदेशन, स्वगति अनुदेशन या फिर मशीन अनुदेशन। तो कौन सी लिमिटेशन है कंप्यूटर असिस्टेड लर्निंग की? तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि इसमें मशीन के द्वारा अनुदेशन दिया जाता है, मशीन इंस्ट्रक्शन। तो ये दोस्तों आपकी इसकी क्या सीमा है। बाकी देखा जाए तो इसमें आपका ऑटो इंस्ट्रक्शन मिलता है, स्व अनुदेशन मिलता है, व्यक्तिगत अनुदेशन मिलता है यानी कि इंडिविजुअल आपको इंस्ट्रक्शन देखने को मिलता है, अपनी गति से सेल्फ पेसिंग इंस्ट्रक्शन मिलता है, लेकिन ये आपका क्या है? मशीन इंस्ट्रक्शन के अंतर्गत आता है। शिक्षण का आधारभूत प्रतिरूप के प्रणेता है मेगर, कटवॉल, ग्लेशियर या फिर टाइलर। तो बेसिक मॉडल ऑफ टीचिंग, बेसिक मॉडल ऑफ टीचिंग है, इसके फाउंडर कौन है? तो इसके फाउंडर हैं ग्लेशियर। तो ग्लेशियर इसको याद रखेंगे। तो ग्लेशियर जो बेसिक मॉडल ऑफ टीचिंग है उसके आपके प्रणेता हैं। परीक्षण की का संदर्भ दो विभिन्न अवसरों पर परीक्षण पर किसी व्यक्ति द्वारा प्राप्त एक लब्धांकों की संगति से है। द कंसिस्टेंसी ऑफ टेस्ट रिफर्स टू द कंसिस्टेंसी ऑफ स्कोर ऑब्टेन्ड बाय द इंडिविजुअल ऑन द सेम टेस्ट ऑन द टू डिफरेंट ओकेजन। तो बेसिकली इसको क्या बोला जाता है दोस्तों? विश्वसनीयता बोला जाता है। बेसिकली क्या है कि संगतता से संबंधित है, यानी कि अगर आप कोई एक टेस्ट है और उसको डिफरेंट अवसर पे आप दे रहे हैं तो एक ही तरह का अगर आपको प्राप्तांक उसमें मिल रहे हैं तो वो क्या कहलाती है? उसकी विश्वसनीयता कहलाती है या फिर रिलायबिलिटी कहलाती है। तो द कंसिस्टेंसी ऑफ अ टेस्ट रिफर्स टू द कंसिस्टेंसी ऑफ स्कोर obtained by an individual on the same test on the two different occasion is known as the reliability of the test. Okay, तो इसको हम बोलते हैं इसको बोलते हैं परीक्षण की विश्वसनीयता। ठीक, अगला देखेंगे, MOOC का पूरा नाम क्या है? मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्स, मल्टी ओपन ऑनलाइन कोर्स, मेजर ऑनलाइन ओपन कोर्स या फिर मल्टीपल ओपन ऑनलाइन क्लासेस। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्सेज। मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्सेज दोस्तों आपके चल रहे हैं कई सारे। MOOC का पूरा नाम होता है मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्सेज, जैसे स्वयं चलता है। ठीक है, अगला देखें, कंप्यूटर उपागम अनुदेशन में सम्मिलित नहीं है। इंटरनेट, एक्सेल सीट और पावर पॉइंट, CD एवं DVD या फिर प्रिंटर। आपने बताना है कि इनमें से कौन सा करेक्ट नहीं है। तो इसमें से कंप्यूटर अप्रोच इंस्ट्रक्शन डज नॉट इंक्लूड, क्या नहीं इंक्लूड करता है दोस्तों? प्रिंटर को इंक्लूड नहीं करता है। ठीक है,
कंप्यूटर उपागम अनुदेशन में आपका इंटरनेट आता है, एक्सेल शीट और पावर पॉइंट है, सीडी डीवीडी देखने को मिलेगी। प्रिंटर नहीं आता है, प्रिंटर आउटपुट हो गया। अगला देखेंगे दीक्षा प्लेटफॉर्म में उपलब्ध सामग्री किस भाषा में होती है। तो ये दोस्तों आपकी क्या होती है, ये आपकी विभिन्न भारतीय भाषाओं में आपको देखने को मिलेगी, केवल एक भाषा पे नहीं, अंग्रेजी हिंदी नहीं, विभिन्न भारतीय भाषाओं में आपको देखने को मिलेगी। अगला देखेंगे सूचना एवं प्रौद्योगिकी में सम्मिलित क्या क्या है। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी क्या क्या इंक्लूड करती है, ऑनलाइन सीखना, एडुसेट के माध्यम से सीखना, वेब बेस्ड सीखना, या फिर उपरोक्त सभी। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी को दोस्तों क्या करती है, इंक्लूड करती है। इसमें ऑनलाइन सीखना आएगा, एडुसेट के माध्यम से, यानी कि वो जो है उपग्रह छोड़ा गया है, एजुकेशन सैटेलाइट, और इसके अलावा वेब बेस्ड सीखना, वेब बेस्ड लर्निंग आती है, सभी इसके अंतर्गत आता है। विद्यार्थियों को जानने हेतु निर्देशक का दायित्व है कि वह विद्यार्थियों की सहायता करे, जीवन लक्ष्य के आदर्श बताए, समर्पण तथा विश्वास, सृजनात्मक कार्य में रुचि, या फिर उपरोक्त सभी। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा उपरोक्त सभी। ठीक है, उपरोक्त सभी मतलब उसको जीवन के आदर्श बताए, समर्पण तथा विश्वास हो उसमें, सृजनात्मक कार्य में रुचि ले। तो बेसिकली क्या है कि निर्देशक का दोस्तों ये आपका दायित्व रहता है, डायरेक्टर रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती है, इज टू हेल्प द स्टूडेंट नो आइडियाज ऑफ लाइफ गोल्स, डेडिकेशन एंड फेथ, इसके अलावा इंटरेस्ट इन क्रिएटिव वर्क, ये सब उनमें जगाए वो। ऑल ऑफ द अबव इज द राइट ऑप्शन। किशोरों का स्वयं सीखने और समस्या को हल करने की दिशा में कौन सा शिक्षण स्तर प्रभावी होगा, आधारभूत स्तर, स्मृति स्तर, बोध स्तर, या फिर चिंतन स्तर। तो इसका राइट ऑप्शन दोस्तों क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा थिंकिंग लेवल। चिंतन स्तर सबसे उच्च स्तर होता है दोस्तों, कि जिसमें किशोर क्या होते हैं, स्वयं सीखने और समस्या को स्वयं हल करने की दिशा में प्रेरित होते हैं। तो ये दोस्तों शिक्षण स्तर इसमें प्रभावी होगा, सबसे हायर लेवल का होता है। स्मृति स्तर सबसे लो लेवल, फिर बोध स्तर, फिर चिंतन स्तर आता है। ठीक है, अगला देखेंगे जब शिक्षक द्वारा छात्रों को लघु समूह बनाकर प्रत्येक समूह को विषय संबंधी समस्या दी जाए, जो छात्र चर्चा कर समाधान या निष्कर्ष निकालते हैं, या किस उपागम की ओर को संशोधित कर रहा है। जब शिक्षक द्वारा छात्रों के छोटे छोटे ग्रुप बनाकर प्रत्येक समूह को विषय संबंधी समस्या दी जाए और छात्र उसमें चर्चा कर समाधान या निष्कर्ष निकालते हैं, तो यह किस उपागम की ओर को संकेत कर रहा है। क्या ये पैनल चर्चा है, क्या ये सिस्टम उपागम है, क्या ये अभिक्रमित अनुदेशन है, क्या ये फिर निर्मितवाद है। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी। तो दोस्तों ये आपका क्या है, कंस्ट्रक्टिविज्म की श्रेणी में आता है कि व्हेन द टीचर फॉर्म्स अ स्मॉल ग्रुप of students and give each group a problem related to the subject and student discuss and arrive at a solution or conclusion। so ये आपकी कंस्ट्रक्टिविज्म की अप्रोच है। ठीक है, अगला देखेंगे निम्न में से कौन सा सेकेंडरी मेमोरी डिवाइस नहीं है। सेकेंडरी मेमोरी डिवाइस कौन सा नहीं, सीडी रोम, हार्ड डिस्क, रोम, या फिर पेन ड्राइव। सेकेंडरी मेमोरी डिवाइस इसमें से कौन सा नहीं होगा। सेकेंडरी मेमोरी डिवाइस दोस्तों आपका क्या है, रोम। रोम आपका प्राइमरी मेमोरी है, तो ये आपका क्या है, परमानेंट मेमोरी होती है। सीडी रोम, हार्ड डिस्क, पेन ड्राइव दोस्तों आपका क्या है, सेकेंडरी मेमोरी डिवाइस के अंतर्गत आते हैं। अगला देखेंगे निम्नलिखित में से कौन सा कथन आईसीटी के बारे में सही नहीं है। आईसीटी आधुनिक शिक्षण का भाग है, शिक्षण में आईसीटी का उपयोग शिक्षक के शारीरिक श्रम को कम करता है, आईसीटी एक शिक्षक का विकल्प है, आईसीटी शिक्षण को प्रभावी बनाता है। कौन सा दोस्तों करेक्ट नहीं है, तो दोस्तों ये क्या है, आईसीटी एक शिक्षक का विकल्प है, ये बिल्कुल गलत है। इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी इज द सब्सिट्यूट फॉर द टीचर, इट इज़ नॉट राइट। टीचर का सब्सिट्यूशन कोई नहीं हो सकता है। तो ICT is a part of modern education, it is right, and the use of ICT in teaching reduce the physical level of the teacher, this is also very correct. ICT makes teaching effective, that is also correct, but ICT cannot replace teacher, it is not a substitution for teacher। अगला देखेंगे निम्न से कौन सा कथन ICT के बारे में सही नहीं है। आईसीटी आधुनिक शिक्षण का भाग है, देखिए ये तो वही प्रश्न आपका रिपीट हो गया दोबारा से, चलिए इसको नहीं देखेंगे। अगला देखेंगे निम्नलिखित में से कौन सा सॉफ्टवेयर तकनीक का प्रकार नहीं है। व्यवहार तकनीकी, अनुदेशन तकनीकी, शिक्षण तकनीकी, सापेक्षिक शैक्षिक तकनीकी। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, रिलेटिव एजुकेशनल टेक्नोलॉजी इसका पार्ट नहीं है। बाकी बिहेवियर टेक्नोलॉजी, इंस्ट्रक्शन टेक्नोलॉजी, टीचिंग टेक्नोलॉजी, इट इज टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी। अगला देखेंगे ब्लूप्रिंट निम्न में से किसका महत्वपूर्ण घटक है। ब्लूप्रिंट कब बनाते हैं, परीक्षण अंकन का, परीक्षण प्रशासन का, परीक्षण वैधता का, या फिर परीक्षण निर्माण का। तो परीक्षण निर्माण का दोस्तों प्रमुख अंग है, ठीक है, टेस्ट कंस्ट्रक्शन का प्रमुख अंग होता है ब्लूप्रिंट। ठीक है, तो ब्लूप्रिंट हम बनाते हैं परीक्षण निर्माण के समय पे। प्रज्ञाता का जो जी है वो किसे संदर्भित करता है,
ये आपका रुचि उत्पन्न करना, समझना, मार्गदर्शन या फिर विकसित करना। तो जी फॉर होता है गाइड, ठीक है। तो प्रज्ञाता में बेसिकली क्या है, सी है, गाइड इसको रिप्रेजेंट करता है। अगला देखेंगे, किसने पाठ योजना की पंचपदी प्रणाली को विकसित किया गया था? किसने करी थी पंचपदी प्रणाली को? ब्लूम, किलपैट्रिक, हर्बर्ट या फिर जॉन डीवी? तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, हर्बर्ट के द्वारा दोस्तों जो पंचपदी जो सिस्टम है, प्रणाली है, उसको दोस्तों विकसित किया गया था। सो सी वाला दोस्तों क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा, हर्बर्ट की पंचपदी प्रणाली। अगला देखेंगे, शिक्षा में आईसीटी का उपयोग में संदर्भ में कौन सा कथन गलत होगा? बड़ी संख्या में शिक्षार्थी को शिक्षा से जोड़ना संभव होगा, अध्यापक की आवश्यकता नहीं होगी, अध्यापक की भूमिका सहजकर्ता के रूप में रहेगी, शिक्षा ज़्यादा प्रभावी होगा, एजुकेशन विल बी मोर इफेक्टिव। तो क्या इसका राइट ऑप्शन होगा? ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, अध्यापक की आवश्यकता नहीं। वही पहले वाले क्वेश्चन की तरह कि आईसीटी में अध्यापक की आवश्यकता नहीं होगी, बाकी गलत है, बाकी सारे क्या है पॉजिटिव स्टेटमेंट है। कंप्यूटर सहायक अधिगम के संबंध में कौन सा कथन गलत है आपने बताना है। संवेगों का अभिमूल्यन, व्यक्तिगत अनुदेशन अधिगम, विद्यार्थी क्रमिक पुनः प्राप्ति प्रक्रिया सीखते हैं, तात्कालिक पृष्ठपोषण। अभी दोस्तों हमने इसका पढ़ा था, ए वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, संवेगों का अभिमूल्यन, ठीक है। अगला देखेंगे, अग्रिम व्यवस्थापक प्रतिमान एडवांस ऑर्गेनाइजर मॉडल इज बेस्ड ऑन, ये किस पर संबंधित है? पुनर्बलन के सिद्धांत पर, अर्थपूर्ण शाब्दिक अधिगम का सिद्धांत, अनुबंधन का सिद्धांत या फिर अभिप्रेरण का सिद्धांत? सो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। दोस्तों ये आपका क्या है, अर्थपूर्ण शाब्दिक अधिगम पर दोस्तों संबंधित है अग्रिम व्यवस्थापक प्रतिमान, यानी कि एडवांस ऑर्गेनाइजर मॉडल डेविड आसुबेल के द्वारा दोस्तों दिया गया था। अगला देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटर सहायक अनुदेशन का प्रकार नहीं है? सूचनात्मक कंप्यूटर सहायक अनुदेशन, ट्यूटोरियल प्रकार का कंप्यूटर सहायता अनुदेशन, शैक्षिक प्रकार, खेल के प्रकार का अनुदेशन या फिर रूढ़िबद्ध अनुदेशन? तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द टाइप ऑफ कंप्यूटर एडेड इंस्ट्रक्शन? सो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा रूढ़िबद्ध अनुदेशन, यानी कि स्टीरियोटिपिकल इंस्ट्रक्शन इसके अंतर्गत नहीं आएगा, बाकी सभी आपके क्या है कंप्यूटर सहायक अनुदेशन के अंतर्गत आएंगे। अगला देखेंगे, ड्रावाइट डब्ल्यू एलन के द्वारा कौन सी शिक्षण अधिगम विधि प्रस्तुत की गई? तो डब्ल्यू एलन के द्वारा दोस्तों कौन सी शिक्षण पद्धति दी गई थी? सूक्ष्म शिक्षण, टीम टीचिंग, ब्रेनस्टॉर्मिंग या फिर इंटरेक्शन टीचिंग? तो इसका राइट ऑप्शन है सूक्ष्म शिक्षण, ठीक है। माइक्रो टीचिंग, डब्ल्यू एलन के द्वारा दोस्तों ये शिक्षण अधिगम विधि प्रस्तुत की गई थी। अगला देखेंगे, कौन सा शिक्षण के स्तरों को के आधार पर शिक्षण का प्रकार नहीं है? अभी हमने दोस्तों इसका डिस्कस किया। तो दोस्तों प्रदर्शन स्तर कोई नहीं होता है, तो बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। अगला देखेंगे, सूचना एवं संप्रेषण तकनीकी के शिक्षा के क्षेत्र में कौन से मुख्य लक्ष्य हैं? शिक्षा एवं अनुसंधान जनित विषय सामग्री की अधिकाधिक संचार करना, वर्तमान पीढ़ी को साइबर शिक्षा एज में भली भांति प्रतिस्थापित करना, डिजिटल पुस्तकालय स्थापित करना या फिर उपरोक्त सभी? तो राइट ऑप्शन दोस्तों क्या हो जाएगा, उपरोक्त सभी इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, कि जिसमें आपका टू कम्युनिकेट एज मच एजुकेशन एंड रिसर्च बेस्ड कंटेंट एज पॉसिबल, to make the present generation well placed in the cyber education age, to establish a digital library, all of the above is the correct। अगला देखेंगे, हर्बर्ट के द्वारा दिए गए पाठ योजना उपागम के चरणों का उपयुक्त तार्किक क्रम क्या है? तो आपके सामने दोस्तों चार ऑप्शन दिए गए हैं, प्रेजेंटेशन, कंपैरिजन, जनरलाइजेशन, एप्लीकेशन, इंट्रोडक्शन, प्रेजेंटेशन, कंपैरिजन, प्रेजेंट ना। तो इसमें क्या दोस्तों इसका करेक्ट हो जाएगा, प्रस्तुतिकरण दो बार आ गया है ये सेकंड वाले में, तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। सबसे पहले दोस्तों आपका क्या आ जाएगी, प्रस्तावना आएगी, प्रस्तुतिकरण, फिर तुलना, सामान्यीकरण, देन अनुप्रयोग। हर्बर्ट की जो पंचपदी प्रणाली है, तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर इंट्रोडक्शन आएगा, देन उसके बाद प्रेजेंटेशन, देन कंपेरिजन, देन जनरलाइजेशन, देन एप्लीकेशन, ठीक है, इसको ध्यान रखेंगे। अगला देखेंगे, शिक्षा की हार्डवेयर कठोर तकनीक में निम्न में से कौन सा सम्मिलित नहीं है? चार्ट, मूल्यांकन के उपकरण, स्लाइड प्रक्षेपक या फिर कंप्यूटर? तो हार्डवेयर में कौन दोस्तों नहीं होता है? हार्डवेयर में दोस्तों आपका क्या है, मूल्यांकन के उपकरण नहीं होंगे, ठीक। सो इवैल्यूएशन टूल नहीं आएंगे, चार्ट, स्लाइड व्यूअर, कंप्यूटर, ये सभी दोस्तों क्या आएंगे, हार्डवेयर टेक्निक में आएंगे। अगला देखिए, प्रदर्शन की निम्नलिखित में से कौन सी पद्धति का प्रयोग दो तकनीकों की तुलना करने के लिए किया जाता है, अर्थात पुरानी और नई? तो शिक्षण व्यू रचनाएं, पाठ्य वस्तु मूल्यांकन या फिर शिक्षण सहायक सामग्री? इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा करिकुलम कंटेंट, पाठ्य वस्तु। तो प्रदर्शन की निम्नलिखित में से पाठ्य वस्तु, ठीक है, इस पद्धति का प्रयोग आपका क्या है कि दो तकनीकों की तुलना करने के लिए किया जाता है, पुरानी और नई, ओल्ड और न्यू, ठीक है। सो करिकुलम कंटेंट या कंटेंट
या करिकुलम, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा प्रणाली आगम का पद नहीं है? प्रणाली विश्लेषण, प्रणाली प्रारूप एवं विकास, प्रणाली संचालन एवं मूल्यांकन, यानी प्रणाली मशीन। मतलब सिस्टम अप्रोच का कौन सा अंग नहीं है? तो कौन अंग नहीं है दोस्तों? इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सिस्टम मशीन। तो ऑप्शन नंबर डी दोस्तों आपका क्या हो जाएगा? इसमें करेक्ट हो जाएगा प्रणाली मशीन। अगला देखेंगे दोस्तों, जो लिंगुआ फोन है वो किसका उदाहरण है? तो आपके सामने चार ऑप्शन है दोस्तों। तो लिंगुआ फोन इज एन एग्जांपल ऑफ ऑडियो मटेरियल, श्रव्य सामग्री का दोस्तों ये उदाहरण है। अगला देखेंगे, व्यक्तिगत अन्वेषण हेतु निम्नलिखित में से कौन सा साधन सर्वोच्च हो सकता है? तो अगर आपको पर्सनलाइज इंस्ट्रक्शन देना है तो कंप्यूटर एडेड इंस्ट्रक्शन सबसे बेस्ट रहेगा, ठीक है। थोड़ा जल्दी चलेंगे अब दोस्तों क्योंकि प्रश्न बहुत सारे हैं। निम्नलिखित में से कौन सा CAI का लक्षण है? तो लर्नर कंट्रोल इंस्ट्रक्शन, डिलेड फीडबैक, यूनिफॉर्मिटी इन द मेथड ऑफ इंस्ट्रक्शन, या फिर टीचर्स रेगुलेशन। तो CAI का फीचर क्या है दोस्तों? इसका क्या है? ऑप्शन नंबर ए, लर्नर कंट्रोल इंस्ट्रक्शन, अधिगमकर्ता नियंत्रित अनुदेशन। तो CAI का दोस्तों ये आपका लक्षण है, ठीक है। अधिगमकर्ता नियंत्रित कंट्रोल इंस्ट्रक्शन दोस्तों आपको देखने को मिलेंगे। अगला देखेंगे, छात्र सक्रिय भूमिका निभाते हुए आपस में चर्चा कर निष्कर्ष निकाले, शिक्षक सुविधा प्रदाता की भूमिका हो, यह किस उपागम की विशेषता है? तो ये दोस्तों किसकी है दोस्तों? ये निर्मितवाद उपागम की विशेषता है, कंस्ट्रक्टिविज्म अप्रोच की है, जिसमें शिक्षक क्या होता है? सुविधा प्रदाता की भूमिका में रहता है और छात्र यहाँ पर सक्रिय भूमिका निकालते हुए आपस में चर्चा करते हुए अपनी समस्याओं को सॉल्व करें। अगला देखें, किस अनुदेशन तकनीक से संबंधित नहीं है? कौन अनुदेशन तकनीकी से संबंधित नहीं है? ब्रूनर, ग्लेजर, आसुबेल या फिर मॉरिसन। तो इंस्ट्रक्शन टेक्नोलॉजी से दोस्तों कौन संबंधित नहीं है? मॉरिसन दोस्तों से संबंधित नहीं है। बाकी दोस्तों आप ब्रूनर हो या फिर आपका ग्लेजर हो या फिर आसुबेल हो, ये सभी दोस्तों आपके इंस्ट्रक्शनल टेक्नोलॉजी से संबंधित हैं। अगला देखेंगे, शैक्षिक तकनीक का प्रयोग सर्वप्रथम किन्होंने किया? तो ये हमने पहले भी दोस्तों पढ़ा है, अलेक्जेंडर, JS रॉय, ब्राइमर या फिर मैकिनन। इसका राइट ऑप्शन है ब्राइमर। तो ब्राइमर ने सबसे पहले एजुकेशन टेक्नोलॉजी का प्रयोग किया। इसके बाद अगला देखेंगे, कंप्यूटर आधारित अनुदेशन में से कौन सा कथन गलत है? कंप्यूटर बेस्ड इंस्ट्रक्शन में कौन सा गलत है? तो देखिए इसमें राइट ऑप्शन क्या हो जाएगी? इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी की, यानी कि अधिगमकर्ता की सक्रिय भागीदारी रहती है। इसमें दोस्तों आपका क्या है, ये साक्षर अधिगमकर्ता के लिए उपयोगी है। बिल्कुल इसके लिए जो अधिगमकर्ता है उसको लिटरेट होना आवश्यक है, तभी जाके कंप्यूटर का प्रयोग कर पाएगा। अधिगमकर्ता इसमें अपनी गति से सीखता है और उसको तत्काल फीडबैक मिलता है, लेकिन इसमें सक्रिय भागीदारी रहती है, गलत है। सुमेलित नहीं है, आपने बताना है। ज्ञान दर्शन, इग्नू संचार केंद्र से भारत का शैक्षिक टीवी चैनल का प्रारंभ 26 जनवरी 2000। दर्पण, उपग्रह आधारित इग्नू का समाचार कार्यक्रम, भारत में शैक्षिक रेडियो का प्रारंभ 1937 कलकत्ता। विविध भारती कार्यक्रम 2018, शैक्षिक दूरदर्शन का प्रारंभ 1959। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, आपको बताना है, जो कि सम्मिलित नहीं है। तो विविध भारतीय कार्यक्रम का प्रारंभ 2018, ये आपका सम्मिलित नहीं है, ठीक है। तो 2018 वाला ये आपका गलत हो जाएगा, ठीक। तो इस तरह से आप इसको करेक्ट कर लेंगे। और भारत में देखा जाए तो रेडियो का प्रारंभ, ये भी दोस्तों आपका कहीं ना कहीं जो सी वाला ऑप्शन है ये भी थोड़ा सा गलत है। देखा जाए तो इसका 1936 होना चाहिए, फिर 1957 में इसको ऑल इंडिया रेडियो किया गया, मतलब आकाशवाणी किया गया। तो थोड़ा सा इसको करेक्ट कर लीजिएगा, बाकी तो ठीक है। सो डी ऑप्शन इज करेक्ट। अगला देखेंगे, गैमिफिकेशन शिक्षण में क्या करता है? केवल अंक देना है, गेम्स के माध्यम से सीखना, पुरानी तकनीकों का उपयोग, या फिर केवल अभ्यास करना। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, यानी कि आपको लर्निंग थ्रू द गेम्स, इसको बोलते हैं गेमिफिकेशन, डू ऑन द टीच, यानी कि आप खेल के माध्यम से सीखते हैं। अगला देखेंगे, किसे शिक्षा तकनीकी तृतीय बोला जाता है? तो किसको बोलते हैं दोस्तों? आप इसको सिस्टम अप्रोच को, सिस्टम एनालिसिस को, प्रणाली विश्लेषण को शैक्षिक तकनीकी 3 बोला जाता है। परख, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में शामिल एक राष्ट्रीय मूल्यांकन केंद्र है। और परख में पी का क्या अर्थ है? परख में पी क्या है? परफॉर्मेंस, पॉलिसी, प्रॉब्लम या फिर प्रोडिक्शन। तो इसका राइट ऑप्शन है परफॉर्मेंस, प्रदर्शन दोस्तों इसका अर्थ है। तो पी इज स्टैंड फॉर परफॉर्मेंस। अगला देखेंगे, शिक्षा तकनीकी को किसने 3 भागों में बांटा? तो लुम्सडेन है। ए वाला ऑप्शन दोस्तों क्या हो जाएगा? इसका राइट हो जाएगा। अगला देखेंगे, एक आधुनिक संचार उपकरण जो व्यक्तियों या समूह को एक स्थान पर शारीरिक रूप से उपस्थित हुए बिना बैठकों, बहस और सहयोग में भाग लेने की अनुमति देता है, ये क्या कहलाता है? तो ये क्या कहलाता है दोस्तों? इसको हम बोलते हैं टेली कॉन्फ्रेंसिंग
ठीक है। तो टेली कॉन्फ्रेंसिंग में क्या होता है, एक आधुनिक संचार उपकरण है जिसमें व्यक्ति या समूह है वो एक स्थान पर, चाहे वे शारीरिक रूप से उपस्थित हुए बिना भी हैं, तो वे आपस में क्या होते हैं, किसी बैठक में भाग ले पाते हैं या फिर किसी डिबेट में या फिर किसी कोलैबोरेशन में भाग लेने की अनुमति देता है। तो टेली कॉन्फ्रेंसिंग की मदद से आप क्या कर सकते हैं, इसमें भाग ले सकते हैं, मतलब कि आप मीटिंग कर सकते हैं चाहे आप वहाँ पर फिजिकली प्रेजेंट ना हो। भारत में दूर शिक्षा के क्षेत्रों में शैक्षिक सेवा प्रदान करने के लिए एडुसेट को किस वर्ष लॉन्च किया गया? तो देखिए इसको 20 सितंबर 2004 में दोस्तों लॉन्च किया गया था। इसरो ने इसका निर्माण किया था 20 सितंबर 2004, इसको याद कर लेंगे। शिक्षण का प्रतिमान जिसका प्रयोग भाषा और व्याकरण शिक्षण हेतु उपयोगी है, तो कौन सा है दोस्तों, वो है आपका संप्रत्यय संप्राप्ति प्रतिमान, कॉन्सेप्ट अटेनमेंट मॉडल है। ठीक है, तो कॉन्सेप्ट अटेनमेंट मॉडल ब्रूनर के द्वारा दोस्तों दिया गया था। ये जो मॉडल है दोस्तों, ये आपका क्या है कि भाषा व्याकरण शिक्षण हेतु उपयोगी है, तो भाषा के लिए दोस्तों बहुत उपयोगी है। अगला देखिए, प्रोजेक्ट विधि का निर्माण किस व्यक्ति ने किया? तो किलपैट्रिक के द्वारा प्रोजेक्ट मेथड का निर्माण किया गया था। अगला देखेंगे, भारत के उस शैक्षिक टेलीविजन का नाम क्या है जो मानव संसाधन विकास मंत्रालय, सूचना प्रसारण मंत्रालय, प्रसार भारती तथा इग्नू का संयुक्त उद्यम है? तो इसका राइट ऑप्शन है ज्ञान दर्शन। ज्ञान दर्शन इसका राइट ऑप्शन है, सी ऑप्शन इज करेक्ट। किसकी बढ़ती लोकप्रियता ने शैक्षिक वातावरण को तकनीकी रूप से सुदृढ़ किया है? ऑनलाइन क्लासेस, सोशल नेटवर्किंग, वर्चुअल वीडियो या फिर नेटवर्किंग मार्केट? तो इसका राइट ऑप्शन है और सोशल नेटवर्किंग। सोशल नेटवर्किंग ने अपनी पॉपुलैरिटी दोस्तों गेन करी है, तो इसने शैक्षिक वातावरण को तकनीकी रूप से और ज़्यादा सुदृढ़ किया है। सो सोशल नेटवर्किंग इस समय पर। आईसीटी निम्न में से किसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है? छात्र प्रबंधन में, सामान्य प्रबंधन में, स्टाफ प्रबंधन में, उपरोक्त सभी में? तो इसका राइट ऑप्शन देगा सभी में दोस्तों। ये क्या करता है, आपकी महत्वपूर्ण रोल निभाता है। टोली शिक्षण निम्नलिखित में से किस परिस्थिति को कहा जाएगा जब दो या दो से अधिक शिक्षक किसी एक छात्र को पढ़ाते हैं? अभी हमने डिस्कस भी किया था। या जब दो या दो से अधिक शिक्षक किसी छात्र के एक समूह को पढ़ाते हैं, तो बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। जब दो या दो से अधिक शिक्षक किसी छात्र के एक समूह को पढ़ाते हैं तो उसको हम टोली शिक्षण बोलते हैं। तस्सी एकामाटो ने किस वर्ष शैक्षिक तकनीकी पर अपना अध्ययन प्रस्तुत किया? तो ताक्षी एकामाटो के द्वारा कब अपना अध्ययन प्रस्तुत किया गया? तो 1971 में इनके द्वारा एजुकेशन टेक्नोलॉजी पर अपना अध्ययन प्रस्तुत किया गया था। टेली कॉन्फ्रेंसिंग छात्रों को किसके संसाधन तक पहुंचने और दोस्तों को जोड़कर व्यक्तिगत संबंध बनाए रखने में सक्षम बनाती है? दीर्घावधि शिक्षा, दूरस्थ शिक्षण, केवल कौरख हो या फिर कोई नहीं? तो बी ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों। दूरस्थ शिक्षण में टेली कॉन्फ्रेंसिंग की मदद से क्या हो सकता है कि आप लोगों को आप क्या कर सकते हैं, जोड़ सकते हैं, फिजिकली प्रेजेंट ना भी हुए बिना। ठीक है, तो व्यक्तिगत संबंध बनाए रखने में सक्षम बनाती है टेली कॉन्फ्रेंसिंग। नेड ए फ्लेंडर की अंतःक्रियाओं के आधार पर एक शिक्षण प्रतिमान दिया है। शिक्षण प्रतिमान का नाम क्या है? तो इसका नाम है अंतःक्रिया विश्लेषण प्रतिमान। अभी हमने डिस्कस भी किया था, ये ऑप्शन इज राइट। अगला देखिए, किसके माध्यम से बालक रुचिपूर्ण ढंग से शिक्षण प्रक्रिया में भाग लेता है? परियोजना कार्य, रूब्रिक्स, ऑनलाइन अधिगम शिक्षा, पीपीटी? तो रुचिपूर्ण ढंग से शिक्षण प्रक्रिया में दोस्तों कौन भाग लेता है, किसकी मदद से लेता है दोस्तों? तो ये पीपीटी। ठीक है, जैसे पीपीटी पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन है, तो उसका जब आप दोस्तों प्रयोग करते हैं तो पीपीटी में आप जब स्लाइड शो करते हैं तो वहाँ पर क्या होता है कि काफ़ी डिजिटल रूप से आपको चीज़ें दिखाई देती हैं। ठीक है, प्रेजेंटेशन ऑनलाइन प्रेजेंटेशन होता है एक तरह से, तो वहाँ पर क्या होता है, बालक रुचिपूर्ण तरीके से शिक्षण प्रक्रिया में भाग ले पाता है। अगला देखेंगे, सामूहिक शिक्षण करते समय विद्यार्थियों की व्यक्तिगत समस्याओं के समाधान हेतु निम्नलिखित में से आप कौन सी विधि का प्रयोग करेंगे? भाषण, अभिक्रमित अनुदेशन, अनुवर्ग या फिर प्रदर्शन? तो अगर आप छात्रों की व्यक्तिगत समस्याओं का समाधान करना चाहते हैं तो फिर उस केस में ट्यूटोरियल सबसे बेस्ट रहता है। तो ट्यूटोरियल इसका क्या हो जाएगा, राइट ऑप्शन हो जाएगा। तो छात्रों की व्यक्तिगत समस्याओं के लिए आप ट्यूटोरियल विधि का प्रयोग करेंगे, अनुवर्ग। साइबरनेटिक्स का सिद्धांत किससे संबंधित है? अभिप्रेरणा से, अधिगम से, प्रतिपुष्टि से, अवधान से? तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी दोस्तों, प्रतिपुष्टि यानी कि फीडबैक से दोस्तों संबंधित है। साइबरनेटिक्स इज रिलेटेड टू फीडबैक। अगला देखेंगे, ऑनलाइन कक्षा और ऑफलाइन कक्षा के मिश्रण को कौन सी शिक्षा बोला जाता है? अभी दोस्तों हमने डिस्कस भी किया था, इसको हम ब्लेंडेड या फिर हाइब्रिड टीचिंग भी इसको बोलते हैं, ब्लेंडेड टीचिंग या फिर हाइब्रिड टीचिंग। प्रोजेक्ट शिक्षण विधि दोस्तों किससे संबंधित है? फ्रोबेल से, आर्मस्ट्रॉन्ग से, जॉन डीवी से या फिर
किसी से नहीं। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जॉन डीवी से दोस्तों ये संबंधित है, फिर विलियम किलपैट्रिक ने दोस्तों इसको डेवलप किया। तो प्रोजेक्ट शिक्षण विधि जॉन डीवी और किलपैट्रिक से दोस्तों संबंधित है। ठीक है, अगला देखेंगे। 100 प्रश्न दोस्तों हो चुके हैं, अब 101वां प्रश्न है। दीक्षा ऐप को किसके संयुक्त प्रयास से विकसित किया गया है? केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय, एनसीईआरटी, एनसीटी, उपरोक्त सभी। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी के माध्यम से दोस्तों जो दीक्षा ऐप है उससे विकसित किया गया है। चाहे आप यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, एनसीईआरटी, एनसीटी सभी इसमें क्या है इंक्लूडेड है। अगला देखेंगे, CAL किस प्रकार से अधिगमकर्ता के लिए उपयोगी है? प्रत्येक व्यक्ति के लिए है ये, केवल धीमी गति वाले अधिगमकर्ता, केवल प्रतिभाशाली अधिगमकर्ता, केवल औसत बुद्धि लब्धि वाले अधिगमकर्ता, प्रत्येक व्यक्ति के लिए क्या है दोस्तों ये अधिगमकर्ता के लिए उपयोगी है सभी प्रकार के। अगला देखेंगे, शिक्षण एवं सीखने के लिए प्रमुख ICT उपकरण कौन सा है? ब्लैक बोर्ड, गूगल क्लासरूम, विषय विशिष्ट उपकरण या फिर उपरोक्त सभी। तो ICT का प्रमुख उपकरण कौन सा है दोस्तों आपके? देखा जाए तो ये सभी हैं, वैसे देखा जाए तो इसका राइट ऑप्शन गूगल क्लासरूम भी होना चाहिए, ब्लैक बोर्ड भी है, तो ठीक है। तो डी ऑप्शन दोस्तों इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ठीक, तो विषय विशिष्ट उपकरण है या फिर गूगल क्लासरूम है, ये सभी हैं, ब्लैक बोर्ड भी हैं, तो ये सभी आपके क्या है प्रमुख आपके ICT उपकरण में आ जाएंगे। ठीक है, ब्लैक बोर्ड में वैसे देखा जाए तो इंटरेक्टिव फ्लैट पैनल होगा वैसे इसमें, ठीक है। लेकिन मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्स MOCA किस प्रकार का कार्यक्रम है? ये वेब आधारित दूरस्थ शिक्षा है, वेब आधारित कंप्यूटर की शिक्षा है, और दोनों है। तो राइट ऑप्शन दोस्तों क्या हो जाएगा, ये आपका वेब आधारित दूरस्थ शिक्षा है। ठीक है, वेब आधारित दूरस्थ शिक्षा के अंतर्गत दोस्तों आता है, कंप्यूटराइज नहीं है, दूरस्थ शिक्षा है। आप दूरस्थ शिक्षा ले सकते हैं, वेब बेस्ड डिस्टेंस एजुकेशन है, तो आप कोई भी इसको ले सकते हैं, ऐसा नहीं है कि इसके लिए कंप्यूटरीकृत कोई शिक्षा नहीं है। भारत सरकार द्वारा शुरू की गई स्वयं का क्या उद्देश्य है? MOOC है दोस्तों ये भी आपका, तो इसको आप क्या कर सकते हैं, कैसे भी एक्सेस कर सकते हैं, दूरस्थ शिक्षा टीवी में भी देख सकते हैं, अपने मोबाइल में भी दोस्तों देख सकते हैं। ठीक है, शहरी युवाओं के लिए रोजगार, स्ववित्त पोषित महाविद्यालयों को प्रोत्साहित करना, पंचायत द्वारा प्रशासन को प्रोत्साहित करना, मैसिव ओपन ऑनलाइन लर्निंग कोर्सेज है। तो डी ऑप्शन दोस्तों क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा, मैसिव ओपन ऑनलाइन लर्निंग कोर्सेज है। ठीक है ना। इसके अलग अलग किसका उद्देश्य सर्वोत्तम प्राथमिक विद्यालय की तलाश कर रहे छात्रों को आसान एवं सुविधाजनक पहुंच प्रदान करना है। तो ई कॉन्फ्रेंसिंग, गूगल मीट, सोशल मीडिया, ई लाइब्रेरी। इसका राइट ऑप्शन दोस्तों क्या हो जाएगा, इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ई लाइब्रेरी। ठीक है, तो ई लाइब्रेरी का जो उद्देश्य है वो यही है कि प्राथमिक विद्यालय की तलाश करे छात्रों को आसान और सुविधाजनक पहुंच को प्रदान करना। ठीक है, तो ई लाइब्रेरी इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। इसके माध्यम से शिक्षण को इंटरनेट और वर्ल्ड वाइड वेब के माध्यम से शिक्षार्थी तक पहुंचाने में मदद मिलती है। ICT, ITC, IAM, IDB, तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ICT की जो हम बात कर रहे हैं, थ्रू विच द एजुकेशन इज हेल्प टू रीच द लर्नर थ्रू इंटरनेट एंड वर्ल्ड वाइड वेब, ICT की मदद से। ऐसी शिक्षक प्रणाली क्या कहलाती है जिसमें बिना किसी अध्यापक और विद्यार्थी के दूर संचार के साधनों से शिक्षा ग्रहण करती है? लाइव क्लासेस, दूरस्थ शिक्षा, रिमोट प्रॉक्टर्ड एग्जाम या फिर ऑनलाइन डिग्री। तो रिमोट प्रॉक्टेड एग्जाम, ऑनलाइन डिग्री, डिस्टेंस एजुकेशन या फिर लाइव क्लासेस। तो ऑप्शन नंबर बी, इसको हम डिस्टेंस एजुकेशन बोलते हैं। ठीक है, जनरली क्या होती है जिसमें आपका क्या होता है कि इससे अध्यापक की आवश्यकता नहीं है, विद्यार्थी बिना किसी अध्यापक एवं विद्यार्थी के दूरसंचार के साधनों से शिक्षा ग्रहण की जाती है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, डिस्टेंस एजुकेशन बोलते हैं, दूरस्थ शिक्षा दोस्तों इसको बोला जाता है। ठीक है, अगला देखेंगे, इनमें से कौन सी उत्तम परीक्षण की विशेषता नहीं है? वैधता, व्यक्तिनिष्ठता, वस्तुनिष्ठता या फिर विभेदीकरण, डिस्क्रिमिनेशन नहीं है। ठीक है, तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा, सॉरी व्यक्तिनिष्ठता, सॉरी मैं थोड़ा जल्दी बोल दिया, व्यक्तिनिष्ठता, सब्जेक्टिविटी। सो विच इज़ नॉट द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ गुड टेस्ट, सब्जेक्टिविटी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि सब्जेक्टिविटी बेसिकली क्या है कि आपका जब आप निबंधात्मक परीक्षण जब आप देते हैं तो बेसिकली आपने देखा होगा कि उसमें क्या होता है कि व्यक्तिनिष्ठता होती है, जो आपको मार्क्स देने वाला होता है उसकी इंडिविजुअलिटी पर डिपेंड करता है। कोई व्यक्ति आपको एक सेम प्रश्न में आपको 10 में से 6 मार्क्स देगा, तो दूसरा उसी सेम प्रश्न में 10 में से 5 दे सकता है, 4 दे सकता है, 10 दे सकता है, 7 दे सकता है, तो वो क्या हो जाता है, व्यक्तिनिष्ठ हो जाता है। वस्तुनिष्ठता होनी चाहिए, ठीक है, ऑब्जेक्टिविटी होनी चाहिए, सब्जेक्टिविटी नहीं होनी चाहिए। तो वैधता, वस्तुनिष्ठता, विभेदीकरण बिल्कुल सही है, तो अगला हो जाएगा। सॉफ्टवेयर उपागम का क्या उदाहरण है? प्रक्षेपक, कंप्यूटर संगणक एवं कुंजी फलक यानी कि कंप्यूटर एंड कीबोर्ड, इंस्ट्रक्शन प्रिंटिंग मशीन। तो सॉफ्टवेयर उपागम के क्या क्या दोस्तों उदाहरण है? तो सॉफ्टवेयर उपागम के क्या क्या उदाहरण है दोस्तों? वो हैं
इंस्ट्रक्शन, अनुदेशन, ठीक है। अनुदेशन आपके क्या है दोस्तों, सॉफ्टवेयर उपागम के उदाहरण। मतलब बेसिकली आपका क्या होगा, जहाँ प्रोग्राम होगा, सॉफ्टवेयर होगा, इंस्ट्रक्शन होंगे, वही बेसिकली, ठीक है। बाकी लॉन्चर है, कंप्यूटर कीबोर्ड है, ये सारे हार्डवेयर हैं, ठीक है। अगला देखेंगे, निम्न में से कौन सा चरण शोध को क्रियात्मक अनुसंधान बनाता है? परिकल्पनाओं का निर्माण है, प्रोग्राम का क्रियान्वयन मूल्यांकन है, सामान्यीकरण है, या फिर साहित्य का पुनरीक्षण है। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, प्रोग्राम का इम्प्लीमेंटेशन एंड इवैल्यूएशन दोस्तों आपके शोध को क्रियात्मक अनुसंधान बनाता है। तो प्रोग्राम का क्रियान्वयन और मूल्यांकन, यही दोस्तों इसको क्या बनाता है, शोध को क्रियात्मक मूल्यांकन बनाता है, क्रियात्मक अनुसंधान बनाता है, ठीक है। शिक्षण और सीखने की प्रमुख आईसीटी उपकरण कौन से हैं जिनका उपयोग बड़ी टीमों वाली आईटी कंपनियों के द्वारा भी किया जाता है? माइक्रोसॉफ्ट टीम, गूगल क्लासरूम, ट्रेलो, या फिर विषय विशिष्ट उपकरण। सो व्हाट आर द मेजर आईसीटी टूल फॉर टीचिंग एंड लर्निंग विच आर आल्सो यूज्ड बाय आईटी कंपनी विथ लार्ज टीम? तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, ट्रेलो, ठीक है। ट्रेलो है ये दोस्तों आपका क्या है, शिक्षण और सीखने का एक ऐसा आईसीटी उपकरण है जिसका उपयोग बड़ी जो टीम वाली जो कंपनी है, बड़ी बड़ी आईटी कंपनी है, लार्ज टीम, इनके द्वारा भी ट्रेलो का प्रयोग किया जाता है। अगला देखेंगे, ई रिकॉर्ड के संदर्भ में सही कथन में विचार करना है। इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड डिजिटल प्रारूप में संग्रहित जानकारी को संदर्भित करते हैं जिसमें दस्तावेज, चित्र, ईमेल, डेटाबेस व अन्य प्रकार के डेटा शामिल होते हैं। पारंपरिक कागजी रिकॉर्ड के विपरीत इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड गैर भौतिक डिजिटल क्षेत्र में मौजूद होते हैं। ई रिकॉर्ड सूचना प्रबंधक में एक आदर्श बदलाव का प्रतिनिधित्व कर रहा है, उपरोक्त सभी। तो वी कैन सी दैट ऑल आर करेक्ट, ठीक है। जो इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड से रिफर्स टू इंफॉर्मेशन स्टोर्ड इन डिजिटल फॉर्मेट, इंक्लूडिंग इसमें डॉक्यूमेंट्स हैं, इमेजेस हैं, ईमेल्स है, डेटाबेस है, अदर टाइप्स ऑफ डाटा आता है इसमें। इस तरह से जैसे आपके ट्रेडिशनल पेपर रिकॉर्ड्स कुछ के अनलाइक इलेक्ट्रॉनिक्स रिकॉर्ड एग्जिस्ट इन अ नॉन फिजिकल डिजिटल रियलम, ठीक है। इसके अलावा ई रिकॉर्ड्स रिप्रेजेंट आ पैराडिम शिफ्ट और इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट, ठीक है ना। मतलब सूचना प्रबंधक में एक आदर्श बदलाव का प्रतिनिधित्व दोस्तों कर रहे हैं, तो बिल्कुल सही है। अगला देखेंगे, पाठ्य योजना में आईसीटी को शामिल करने का मूल कारण क्या है? अधिगम के अनुभव का विकास करना, पाठ्यक्रम का विस्तृत विकास करना, पाठन शैली को अनुतीर्ण शब्दों की पहचान, पाठन शैली में अनुतीर्ण शब्दों की पहचान, पाठ्यचर्या की भौमिकता की पहचान करना। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा, पाठ्य योजना में आईसीटी को शामिल करने का मूल कारण क्या है कि अधिगम के अनुभव का विकास करना, यानी कि सीखने के जो लर्निंग एक्सपीरियंस है उसको डेवलप करना, यही आईसीटी का मेन उद्देश्य है। तो आईसीटी लेसन प्लानिंग, व्हाट इज द बेसिक रीजन फॉर इट्स इंक्लूजन? तो आईसीटी को पाठ्य योजना में इंक्लूड करने का यही है कि अधिगम के अनुभव का विकास करना, सीखने के अनुभव का विकास करना। सापेक्षक तकनीक का प्रतिपादक कौन है? रिलेटिव टेक्नोलॉजी का प्रतिपादक कौन है? लेथ सिल्वरमैन, मैरिलन निक्सन, या फिर रोहेला? सो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी, सिल्वरमैन, ये सापेक्षक तकनीक के प्रतिपादक है, रिलेटिव टेक्नोलॉजी के। अगला देखेंगे, किसे ऑनलाइन सॉफ्टवेयर प्रोग्राम के रूप में वर्णित किया गया है जो उपयोगकर्ताओं को विभिन्न प्रकार के काम करने के लिए आमंत्रित करता है? दीक्षा 2.0, वेब 2.0, संकल्प 2.0, स्वयं 2.0 टूल। सो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, वेब 2.0 टूल, ठीक है। ये एक ऑनलाइन सॉफ्टवेयर प्रोग्राम के रूप में दोस्तों इसको डिस्क्राइब किया गया है। सो इट इज डिस्क्राइब एज अ ऑनलाइन सॉफ्टवेयर प्रोग्राम दैट इनवाइट्स यूजर टू परफॉर्म अ वेराइटी ऑफ टास्क। सो वेब 2.0 टूल्स इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। अगला देखिए, किसका तात्पर्य, आशय शिक्षा के विविध पक्षों पर तकनीकी के प्रभाव और इसकी उपयोगिता की जांच करने से है। तो ऑनलाइन मूल्यांकन, शैक्षणिक मूल्यांकन, अधिगम मूल्यांकन, या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। तो शिक्षा के विविध पक्षों पर तकनीकी के प्रभाव और इसकी उपयोगिता को जांच करने से दोस्तों इसका किसका अर्थ है दोस्तों, ये है ऑनलाइन मूल्यांकन, ऑनलाइन असेसमेंट। ये बेसिकली क्या है कि शिक्षा के वेरियस एस्पेक्ट पर क्या इम्पैक्ट है टेक्नोलॉजी का, ठीक है ना, एंड इसका उपयोगिता कितनी है, इस पर दोस्तों एग्जामाइन करने के लिए ऑनलाइन असेसमेंट का प्रयोग होता है। शिक्षा का वह घटक क्या कहलाता है जिसे शिक्षकों व छात्रों दोनों को दूर से और आमने सामने ज्ञान स्थानांतरित करने व प्राप्त करने में सहायता करने के लिए डिज़ाइन किया गया है? ई कोर्स, ई पोर्टफोलियो, ई सामग्री, या ई कंटेंट, या फिर ई शिक्षा? तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ई सामग्री या ई कंटेंट इसको बोलते हैं, ठीक। तो ये
It is a component of education called that is designed to help teacher and student transfers and acquire knowledge both remotely and face to face. So C option is correct. ओके, अगला देखेंगे मूल्यांकन में आईसीटी उपकरण का प्रयोग किन तकनीकों के माध्यम से किया जाता है, बोध, अनुक्रिया, विश्लेषण या फिर ये सभी। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा सभी। तो मूल्यांकन में अंडरस्टैंडिंग, एप्लीकेशन, एनालिसिस सभी आती है, ऑल दीज, ठीक है। सो थ्रू विच टेक्निक आईसीटी टूल्स आर यूज्ड इन इवैल्यूएशन। वर्तमान में शिक्षा में उपयोग हो रही नवीनतम प्रौद्योगिकी तकनीक कौन सी है। लाइव क्लासेस, दूरस्थ शिक्षा, हाइब्रिड शिक्षा, सभी। तो इसमें सभी का प्रयोग हो रहा है दोस्तों आज के समय पे, ठीक। तो हाइब्रिड हो, चाहे दूरस्थ शिक्षा हो या फिर लाइव क्लासेस हो, सभी का प्रयोग होता है। किसी पाठ में शिक्षण के मॉडल के उपयोग के समय शिक्षक को करना चाहिए, उसे लेक्चर के दौरान लगातार दिखाते रहना चाहिए, मॉडल के सामने खड़े रहना चाहिए, आवश्यकता होने पर ही दिखाना चाहिए, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए आवश्यकता होने पर ही दिखाएंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो शो मॉडल व्हेन इट्स नीड्स अराइजेस, ठीक है। तो मॉडल का उपयोग तभी करें जब उसकी आवश्यकता हो, उसको लगातार दिखाते रहेंगे तो बच्चा उसी की ओर देखता रहेगा, पाठ की ओर को ध्यान नहीं रहेगा। प्रज्ञाता किसके प्रसंस्करण और कार्यान्वयन में मदद करते हैं, जो दिशा निर्देशों की कुछ प्रक्रियाओं और चरणबद्ध तरीके से पालन करते हैं। प्रज्ञाता हेल्प्स इन प्रोसेसिंग एंड इम्प्लीमेंटेशन ऑफ सर्टेन एक्शन ऑफ गाइडलाइंस इन स्टेप बाय स्टेप मैनर। तो सर्वेक्षण, डिजिटल संचार, संप्रेषण, शैक्षिक नवाचार। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा डिजिटल कम्युनिकेशन, ठीक है। तो प्रज्ञाता आपका डिजिटल संचार के प्रसंस्करण और कार्यान्वयन में मदद करते हैं, जो दिशा निर्देशों की कुछ क्रियाओं को चरणबद्ध तरीके से पालन करते हैं। तो प्रज्ञाता या फिर दिशा निर्देश, ठीक है। तो डिजिटल कम्युनिकेशन। अगला देखेंगे मुक्त शिक्षा संसाधन, OER, ओपन एजुकेशन रिसोर्सेस, किसके उपयोग के लिए स्वतंत्र रूप से ऑनलाइन उपलब्ध है। सामाजिक और सोशल एंड सोशल एक्टिविटीज, इसके अलावा शिक्षण और शिक्षण सामग्री, आर्थिक और आर्थिक गतिविधि, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा, राइट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर बी, टीचिंग एंड लर्निंग मटेरियल्स, ठीक है। तो शिक्षण और शिक्षण सामग्री, तो इसके उपयोग के लिए स्वतंत्र रूप से ऑनलाइन उपलब्ध है मुक्त शिक्षा संसाधन, OER, ओपन एजुकेशन रिसोर्सेज। अगला देखेंगे जब हम मूल्यांकन की प्रक्रिया को संपादित करने के लिए विभिन्न उपकरणों का प्रयोग करते हैं तो वो क्या कहलाता है। सॉफ्टवेयर तकनीक, पर्यवेक्षक तकनीक, उपयोगिता तकनीक या फिर हार्डवेयर टेक्निक। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा दिस इज नोन एज अ हार्डवेयर टेक्नोलॉजी। जब हम मूल्यांकन की प्रक्रिया को संपन्न करने के लिए विभिन्न टूल्स का दोस्तों हम प्रयोग करते हैं तो उसको हम हार्डवेयर टेक्नोलॉजी दोस्तों बोलते हैं। अगला देखेंगे किसके माध्यम के द्वारा आज विभिन्न देशों में संचालित शिक्षण पाठ्यक्रम को घर बैठे देखा जा सकता है। ईमेल, स्नैपचैट, इंटरनेट या फिर सर्वर ब्राउज़र। तो किसके माध्यम से दोस्तों आप देख सकते हैं, आप आज के समय पे जो इंटरनेट है, इंटरनेट के माध्यम से विभिन्न देशों में संचालित शिक्षण पाठ्यक्रम को आप घर बैठे देख सकते हैं, ठीक है। अगला आ जाएगा क्वेश्चन नंबर 126, किसी शैक्षणिक या अन्य खोज सामग्री का आंकलन करने, प्रतिक्रिया निर्दिष्ट करने, एकत्र करने, चिन्हित करने इत्यादि के तकनीकी उपकरण क्या कहलाता है। ई असाइनमेंट, ई कंटेंट, ई नेटवर्क, ई मेल। तो किसी शैक्षणिक या अन्य खोज सामग्री का आकलन करने, प्रतिक्रिया निर्दिष्ट करने, एकत्र करने, चिन्हित करने इत्यादि का जो तकनीकी उपकरण है उसको हम क्या बोलते हैं। तो इसको हम जनरली क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं ई असाइनमेंट। अ टेक्निकल टूल है फॉर असेसिंग, स्पेसिफाइंग फीडबैक, कलेक्टिंग, मार्किंग, ETC for any educational and other research material is known as a e-assignment। अगला देखेंगे निम्न में से कौन सा मॉडल शिक्षा के स्तर में नहीं आता है। हंट शिक्षण मॉडल, रस्किन शिक्षण मॉडल, हर्बर्ट शिक्षण मॉडल या फिर मॉरिसस शिक्षण मॉडल। तो इसका राइट ऑप्शन दोस्तों क्या हो जाएगा, इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, रस्किन शिक्षण मॉडल नहीं आता है। बाकी हंट है, हर्बर्ट है, मॉरिसन शिक्षण मॉडल ये आपके शिक्षण के जो स्तर हैं उसी में दोस्तों आपके आते हैं। जैसे हम बात करते हैं भैया शिक्षण के जो 3 स्तर हैं, स्मृति स्तर, बोध स्तर और इसके अलावा जो रिफ्लेक्टिव स्तर है, ठीक है, चिंतन स्तर है, ये तीनों के तीनों हंट शिक्षण मॉडल, हर्बर्ट शिक्षण मॉडल, मॉरिसस शिक्षण मॉडल इसमें आते हैं, लेकिन रस्किन शिक्षण मॉडल इसमें नहीं आता है। अगला देखेंगे एक छात्र जो कक्षा में अपने अध्यापक की डांट सुनकर घर आकर अपने छोटे भाई को डांटता है तो किस
डिफेंस मैकेनिज्म का यूज़ कर रहा है, वो प्रक्षेपण का प्रतिक्रिया निर्माण प्रतिस्थापन मार्गांतरीकरण। तो ये रिप्लेसमेंट का दोस्तों प्रयोग होता है, इस डिफेंस मैकेनिज्म का प्रयोग कर रहा है। जो अपने अध्यापक की डांट सुनकर अपने छोटे भाई को डांटता है, तो ये रिप्लेसमेंट का प्रयोग है। वह विधि इसमें कंप्यूटर छात्रों के संग छात्रों के प्रदर्शन का आकलन करता है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, अभी हमने पढ़ा था सिमुलेटर का अनुरूपक दोस्तों, इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला देखेंगे, निम्न पे विचार करना है। श्रव्य साधन में सुना और देखा जाता है, बिल्कुल गलत है। दृश्य साधन में देखने के संग सुना भी जा सकता है, बिल्कुल गलत है। श्रव्य दृश्य साधन में केवल सुना जा सकता है, देखा नहीं जा सकता। इनमें से कौन कौन से असत्य हैं? सभी दोस्तों इसमें असत्य ही दिख दे रहे हैं, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। अगला देखेंगे, शिक्षा के क्षेत्र में एक उत्तम संप्रेषण विधि कौन सी है? ओवर ड्राफ्ट प्रोजेक्टर, ओवर सेल प्रोजेक्टर, ओवर हेड प्रोजेक्टर, ओवर साइड प्रोजेक्टर। तो ओवर हेड प्रोजेक्टर उत्तम दोस्तों ये संप्रेषण विधि है, ओवर हेड प्रोजेक्टर, ठीक है। इसकी मदद से आप छोटे चित्र को बड़ा करके दिखा सकते हैं। अगला देखेंगे, सूचना संप्रेषण तकनीकी विद्यार्थी में अभिप्रेरणा बढ़ाती है, विद्यार्थियों की निष्पत्ति बढ़ाती है, उच्च स्तरीय चिंतन को प्रोत्साहित करती है, उपरोक्त सभी। तो जो इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी है दोस्तों, ये आपकी सभी करती है, विद्यार्थियों में प्रेरणा बढ़ाती है, विद्यार्थियों की परफॉर्मेंस बढ़ाती है, उच्च स्तरीय चिंतन को प्रोत्साहित करती है, सभी दोस्तों इसका करेक्ट हो जाएगा। किस तकनीक का उपयोग छात्रों को कंप्यूटर आधारित परीक्षण देने के लिए किया जाता है? पेपर परीक्षण, ऑनलाइन क्विज, टेलीविज़न, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो कंप्यूटर आधारित परीक्षण देने के लिए दोस्तों आपका ऑनलाइन क्विज चलता है, ठीक है। तो छात्रों को कंप्यूटर आधारित परीक्षण देने के लिए ऑनलाइन क्विज़ेस का दोस्तों प्रयोग चलता है। अगला दोस्तों आपने क्या करना है, मिलान करना है यहाँ पर। तो मिलान इसको जरा सा ध्यानपूर्वक करेंगे। तो देखिए, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग है, यूजीसी है, फिर एनपीटीईएल है, इसके अलावा फिर शैक्षणिक संसार कंसोर्टियम है, फिर देन इसके बाद इग्नू है। वी नो दैट की जो विश्वविद्यालय अनुदान आयोग है दोस्तों, ये आपका क्या है, ये गैर तकनीकी परास्नातक डिग्री कार्यक्रम से दोस्तों संबंधित है। इसके बाद एनपीटीईएल है, तो दोस्तों ये आपका क्या है, तकनीकी अभियांत्रिकी या टेक्निकल इंजीनियरिंग यूजी एंड पीजी डिग्री प्रोग्राम से संबंधित है। इसके बाद दोस्तों आपका आ जाएगा शैक्षणिक संचार कंसोर्टियम, तो ये आपका दोस्तों क्या है, गैर तकनीकी स्नातक डिग्री कार्यक्रम से दोस्तों संबंधित है। इसके बाद इग्नू की दोस्तों हम बात करेंगे तो डिप्लोमा और प्रमाण पत्र से संबंधित है। तो इस तरह से देखेंगे तो ए का तीसरा, बी का पहला, सी का चौथा और डी का दूसरा, ठीक है। तो हिसाब से देखा जाए तो सी ऑप्शन दोस्तों करेक्ट बैठेगा। तो आप देख सकते हैं ए का तीसरा, बी का आपका पहला है, सी का चौथा है और डी का दूसरा है, ठीक है। तो अगला देखेंगे, आधुनिक मीडिया शिक्षा के जनक के रूप में किसे जाना जाता है? एडगर डेल, फ्लैंडर्स, एरिक्सन, चार्ल्स बेबेज। तो आधुनिक मीडिया शिक्षा के जनक के रूप में एडगर डेल को दोस्तों माना जाता है, ठीक। तो मॉडर्न मीडिया एजुकेशन का जो फादर है वो है एडगर डेल। ऑनलाइन शिक्षण के संबंध में आपने बताना है, कथनों पर विचार करना है। इन दिस सिस्टम स्टूडेंट एंड टीचर आर डायरेक्टली कनेक्टेड टू ईच अदर। इसमें शिक्षक और अधिगमकर्ता के बीच में प्रत्यक्ष संवाद होता है। ऑनलाइन के बीच की बात होती है, ऑनलाइन में प्रत्यक्ष संवाद तो नहीं होगा। इसमें अधिगमकर्ता प्रत्यक्ष रूप से अपने विचार, प्रश्न और सुझाव देकर संतुष्ट होते हैं। तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट हो जाएगा। कथनों पर विचार करना है और आपने बताना है कौन कौन से करेक्ट है, ठीक है। तो ओके, प्रत्यक्ष का मतलब ये होगा कि इस तरह से होगा कि इस शिक्षण में शिक्षक और छात्र एक दूसरे से प्रत्यक्ष रूप से जुड़े होते हैं, ठीक है। एंड इसमें शिक्षक और अधिगमकर्ता के मध्य प्रत्यक्ष संवाद होता है। इसमें अधिगमकर्ता प्रत्यक्ष रूप से अपने विचार और प्रश्न और सुझाव देकर संतुष्ट होते हैं। तो ये ऑनलाइन के संदर्भ में है या ऑफलाइन के संदर्भ में होना चाहिए था? ये मेरे हिसाब से दोस्तों ऑफलाइन होना चाहिए था। तो ये मेरे हिसाब से ऑफलाइन होना चाहिए था, ठीक है। वैसे देखा जाए तो शिक्षक और छात्र एक दूसरे प्रत्यक्ष तो ऑनलाइन रूप से भी जुड़े रहते हैं और इनके बीच में मध्य में प्रत्यक्ष संवाद भी होता है, ठीक है। और प्रत्यक्ष रूप से अपने विचार और सुझाव देकर संतुष्ट होते हैं। तो ये ऑफलाइन में भी होता है, ऑनलाइन में भी होता है। वैसे ऑफलाइन में ज़्यादा होता है, तो ऑफलाइन होगा दोस्तों। ये डी वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा, ठीक है। ऑफलाइन होगा ये, ठीक है। कई शिक्षक स्वनिर्देशित सीखने के अवसरों को बढ़ाने के लिए किसके माध्यम से शिक्षण सत्रों, कक्षा सत्र, व्यवहारिक कक्षाएं इत्यादि को अंतर्निहित करते हैं? Many teachers embedded teaching session, classroom session, practical classes into a medium to enhance self-directed learning opportunity. Open education, educational resources,
ऑनलाइन लर्निंग रिसोर्सेज, ट्रेडिशनल एजुकेशन रिसोर्सेज, नाइदर ऑफ द अबव। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मुक्त शिक्षा, शैक्षिक संसाधन। ठीक है, तो कई शिक्षक क्या होते हैं कि स्वनिर्देशित सीखने के अवसरों को बढ़ाने के लिए मुक्त शिक्षा या फिर शैक्षिक संसाधन के माध्यम से शिक्षण सत्रों, कक्षा सत्र, व्यवहारिक कक्षाएं इत्यादि को अंतर्निहित करते हैं। अगला देखेंगे, निम्न में से कौन सी शिक्षा के कारण दुनिया बदल रही है और छात्रों के लिए अधिक अवसर प्रदान कर रही है? गुणवत्ता शिक्षा, समता शिक्षा, समानता शिक्षा, उनमें से कोई नहीं। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा क्वालिटी एजुकेशन। ठीक है, क्वालिटी एजुकेशन के कारण दोस्तों दुनिया बदल रही है और छात्रों के लिए अधिक अवसर प्रदान करती है। कक्षा 3 के विद्यार्थियों के निम्न में से कौन सा शिक्षण तरीका सबसे अच्छा रहेगा? कक्षा 3 के लिए सृजनात्मक क्रियाकलाप दोस्तों सबसे बेस्ट रहेगा। क्रिएटिव जनरल जो आपका क्रिएशनल एक्टिविटीज सबसे बेस्ट रहेगी। कौन सा कार्यक्रम विद्यालय और शिक्षण प्रशिक्षण प्राप्त करे प्रशिक्षणार्थियों के मध्य निकटता लाने हेतु सेतु का कार्य करता है? मार्गदर्शन और पर्यवेक्षण, स्कूल इंटर्नशिप, शैक्षणिक सर्वेक्षण या फिर कौशल प्रशिक्षण। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, स्कूल इंटर्नशिप। ठीक है, तो विच प्रोग्राम वर्क्स एज अ ब्रिज एंड ब्रिंग क्लोजरनेस बिटवीन द स्कूल एंड द ट्रेनी अंडरगोइंग टीचिंग ट्रेनिंग? तो स्कूल इंटर्नशिप सबसे बेस्ट है। ठीक, तो स्कूल इंटर्नशिप, ओके, स्कूल इंटर्नशिप। तो ये ऐसा कार्यक्रम है जो विद्यालय और शिक्षण प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे प्रशिक्षणार्थियों के मध्य निकटता लाने हेतु सेतु का कार्य करता है। तो स्कूल इंटर्नशिप इसमें सबसे बेस्ट है। अगला देखेंगे, भारत के उस उपग्रह का नाम बताइए जो शिक्षा के उद्देश्य के लिए विकसित किया गया। सो वी ऑल नो दैट दिस इज एडुसेट, ओके, या GSAT 3 बोलेंगे इसको। तो ये थे दोस्तों आज की कुल मिला के 100 से अधिक प्रश्न, 140 से अधिक प्रश्न। आई होप कि आपको अच्छा लगा होगा, और अगर अच्छा लगा है तो अपने दोस्तों के बीच में फटाफट से शेयर कर दिए, क्योंकि समय दोस्तों बहुत कम है, सभी को इसका लाभ मिलना चाहिए। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में ऐसी, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।